हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं अल्टरनेटिंग करंट का वन शॉट वीडियो, जिसको देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो चैप्टर है उसको हम तीन पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हम देखेंगे आरएमएस वैल्यू करंट की, एवरेज वैल्यू करंट की और वोल्टेज की। सेकंड पार्ट में हम सर्किट थियरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम फेजर डायग्राम क्या होता है, उसे कैसे बनाया जाता है, वेव फॉर्म क्या होते हैं और साथ ही साथ रेजोनेंस की भी बातें करेंगे। और आखिरी पार्ट में हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब समझ लेते हैं। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डीसी करंट के बारे में पढ़ा था, डायरेक्ट करंट। डीसी करंट जो होता है वो अपना डायरेक्शन समय के साथ बदलता नहीं है। यानी कि डीसी करंट की अगर ग्राफ की बात करें तो अगर ये हमारा टाइम का एक्सिस हो गया तो यहाँ पे करंट कुछ ऐसे रहने वाला है। यानी करंट अपना डायरेक्शन बदलने वाला नहीं है, या फिर करंट ऐसे भी हो सकता है लेकिन वो नेगेटिव में नहीं जाएगा, डायरेक्शन वो चेंज करने वाला नहीं है। ऐसे करंट को हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट यानी क्या? ऐसा करंट जो समय के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करता हो। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ बना के रखा है। यहाँ पे सबसे पहले करंट 0 था, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा। पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मैक्सिमम हो गया। आई नॉट को मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट या फिर पीक वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं। बाद में समय के साथ ये घटता गया 0 हो गया। बाद में ये नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे आगे बढ़ा, फिर वापस से 0 हुआ, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन, फिर नेगेटिव डायरेक्शन। यानी अल्टरनेटिंग करंट जो है समय के साथ अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो वही बात लिखी है, करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट, जिसे एसी करंट बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है हमारा साइन का ग्राफ है। तो जो करंट होगा उसका इक्वेशन हमें याद रखना है। जो एसएचएम में हम पढ़ के आए थे वही करंट के रिलेटेड याद रखना है। तो करंट का इक्वेशन क्या होगा? I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये साइन ग्राफ है, ओमेगा टी ये इसका फेज होगा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये जो ग्राफ है हमारा साइन ग्राफ है, ये करंट का ग्राफ है। इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे आई नॉट हो गया पिक करंट वैल्यू या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। उसी तरीके से करंट चेंज कर रहा है अपनी डायरेक्शन, वोल्टेज भी चेंज करेगा। तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे वी नॉट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है। अच्छा, अगर ये ग्राफ ऐसे नीचे से शुरू होता हो, यानी नेगेटिव साइड से शुरू होगा, तो इसके लिए करंट का इक्वेशन क्या होगा? सेम इक्वेशन होगा, लेकिन आगे हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी। उसी तरीके से वोल्टेज का ग्राफ अगर ये है तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा हो गया साइन का ग्राफ, ये हो गया माइनस साइन का ग्राफ। ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है। अगर ऐसा कुछ ग्राफ दिया है, यहां से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा कॉस का ग्राफ है। तो इसके लिए करंट का इक्वेशन, ये जो हमने वेव फॉर्म बनाया है उसके लिए करंट का इक्वेशन होगा आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और वोल्टेज का इक्वेशन होगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी। अब यही ग्राफ सपोज नीचे से शुरू हो रहा है, यानी नेगेटिव साइड से शुरू हो रहा है, तो ये कॉस का ग्राफ है, लेकिन नेगेटिव साइड से शुरू हुआ तो नेगेटिव साइन लगा देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और वोल्टेज का आ जाएगा माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा टी। सो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब करंट के बेसिक दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है एवरेज करंट और दूसरा टाइप होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो सबसे पहले तो एवरेज करंट क्या है वो समझ लेते हैं। तो एवरेज करंट यानी क्या कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो भी करंट होता है उसे एवरेज करंट बोलते हैं। जैसे कि t बराबर 1 सेकंड से लेके t बराबर 5 सेकंड के लिए करंट फाइंड करो, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देके रखा है, उसके बीच में करंट का वैल्यू फाइंड करना है, तो ऐसे करंट को हम एवरेज करंट बोल देंगे। तो एवरेज करंट का इक्वेशन जो होता है वो हमें याद रखना पड़ेगा। एवरेज करंट का इक्वेशन है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके टी डी टी। ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें याद रखना है। अब इसे कैसे समझे हम इक्वेशन को, तो वो देख लेते हैं। जैसे कि कोई एक y कुछ है वेरिएबल हमारे पास, वो t का फंक्शन है, या फिर y जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, और पूछा है y का एवरेज ढूंढो। तो कैसे ढूंढेंगे? हम इंटीग्रेट कर देंगे y को dt और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ जिस पे डिपेंड करता है वो लिख लेंगे dt 0 से लेके t dt।
सपोज कहते हैं पावर है वो टाइम पे डिपेंड करता है, पावर फंक्शन है टाइम का, तो एवरेज पावर निकालो। तो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे, तो हम कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ पावर dt कर देंगे और डिवाइडेड बाय जिस पे डिपेंड करता है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके t dt। उसी तरीके से अगर वोल्टेज या फिर ईएमएफ फंक्शन टाइम का है या फिर वो टाइम पे डिपेंड करता है और पूछा कि एवरेज पोटेंशियल या एवरेज ईएमएफ निकालो, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे किसका, ई का ई dt डिवाइडेड बाय जिस पे डिपेंड कर रहा है उसका इंटीग्रेशन dt 0 से लेके t। 0 से लेके t क्या बताता है, एवरेज वैल्यू बताता है कि 0 से लेके पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। उसी तरीके से अगर करंट जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है, करंट अगर टाइम पे डिपेंड करता है तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ करंट का इंटीग्रेशन ले लो डिवाइडेड बाय जिस पे डिपेंड करता है उसका इंटीग्रेशन ले लो 0 से लेके t dt। सो आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। एवरेज करंट को और अच्छे से थोड़ा समझते हैं एक न्यूमेरिकल लेके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इफ I इज इक्वल टू 3t², ये हमें करंट का इक्वेशन दिया हुआ है। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, क्या ढूंढना है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन 2 सेकंड। इन 2 सेकंड यानी क्या, 0 से लेके 2 सेकंड, यानी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ढूंढना है। तो यहाँ पे 0 से लेके 2 सेकंड के लिए हमें ढूंढना है, करंट का इक्वेशन देके रखा है, यानी 0 से लेके 2 सेकंड के लिए क्या मिलेगा, एवरेज करंट। एवरेज करंट का फॉर्मूला अभी अभी हम देख चुके हैं, I एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt डिवाइडेड बाय 0 से लेके t dt, ठीक है। अब यहाँ पे I की वैल्यू हम डाल देंगे 3t², ये I की वैल्यू आ गई, dt एज इट इज लिख लिया, ठीक है। ये 0 से लेके t कौन सा हम ले रहे हैं, 0 से लेके 2 का ले रहे हैं, तो 0 से लेके 2 यहाँ पे लिख लिया, 0 से लेके 2 dt डिवाइडेड बाय 0 से लेके 2 खाली dt। इंटीग्रेशन में 3 जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर t² dt डिवाइडेड बाय 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है। 0 से लेके 2 रख दिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दी, 3 एज इट इज। t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³/3, तो वो लिख लिया t³/3। 0 से लेके 2, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पहले t की जगह 2 रखा, माइनस t की जगह 0 रखा, तो बचा क्या हमारे पास बचा t³। 0 से लेके 2 ये लिमिट्स है और नीचे खाली 2 आ गया। अब करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पहले t की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब आ गया, माइनस करके t की जगह 0 रखेंगे, 0 का क्यूब आ गया, ये पूरा निकल गया, ये 2 का क्यूब 8 हो गया, डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जा 8, यानी कि हमारा एवरेज करंट का वैल्यू आ चुका है 4 एम्पियर के बराबर। आगे बढ़ लेते हैं। अब एवरेज करंट को और अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। तो क्वेश्चन देके रखा है फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, वापस से हमें क्या ढूंढना है, एवरेज वैल्यू ढूंढना है करंट के लिए, लेकिन किसके लिए, हमें ढूंढना है फुल साइकिल के लिए। किसकी फुल साइकिल के लिए, अल्टरनेटिंग करंट की फुल साइकिल के लिए, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है, अपना जो डायरेक्शन है वो समय के साथ चेंज करता रहता है। ये हमारा हो गया फुल साइकिल, यहां से शुरू हुआ वापस यहाँ पे आ गया, ये 1 साइकिल फुल साइकिल हो गया। ये पूरा क्या है, एक फुल साइकिल है, ठीक है। फुल साइकिल यानी क्या, यहां से 0 से लेके t टाइम, यानी एक t टाइम पीरियड के लिए हमें ढूंढना है, फुल साइकिल के लिए ढूंढना है। यहाँ पे हो जाएगा t/2, ये आधा साइकिल, ये आधा साइकिल, t/2 प्लस t/2 t। फुल साइकिल के लिए हमें क्या ढूंढना है, एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का। अब अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन अभी हमने पढ़ा है, अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t, ठीक है। जहां पे I0 होता है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये नेगेटिव साइड में ये रहा। अब इसका एवरेज ढूंढना है, तो देख के ही हमें लग रहा है कि इसका एवरेज वैल्यू जो होगा करंट का फुल साइकिल के लिए या 1 साइकिल के लिए वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितना ऊपर पोर्शन है वहां पे यहाँ पे नीचे भी उतना ही इक्वल पोर्शन है, यानी ये पॉजिटिव में है नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 0 हो जाएगा, ठीक है। सपोज करते हैं 5 है तो ये -5 प्लस 5 माइनस 5 0, देखते ही आंसर पता चल जाएगा, 0 आंसर आने वाला है। लेकिन जब ये 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछा जाता है तब हमें इसका डेरिवेशन करना है कि 0 कैसे आया फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू करंट का। तो उसके लिए एवरेज वैल्यू ढूंढनी है, तो अभी हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं, I एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ I dt डिवाइड बाय 0 से लेके t dt। I का इक्वेशन हमें पता है तो हमने लिख लिया I0 sin ओमेगा t dt, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t टाइम पीरियड है ना, यहाँ पे 0 से लेके t टाइम पीरियड है तो 0 से लेके t कर दिया dt, यहाँ पे भी 0 से लेके t dt। अब यहाँ पे I0 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन से, तो बाहर आ गया, एज इट इज लिख लिया sin ओमेगा t dt। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt का क्या होता है, t होता है, लिख लिया, लिमिट लगा ली 0 से लेके t, ठीक है। अच्छा, बाद में I0 को एज इट इज लिख लिया, साइन थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो लिख लिया माइनस कॉस थीटा। और साथ में जो
ये जो t है उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको डिवाइड में लिखा जाता है इंटीग्रेशन में, उसको डिवाइड में लिखा जाता है इंटीग्रेशन में। किसके कोएफिशिएंट को? जो t का कोएफिशिएंट है जो कि ओमेगा, उसको डिवाइड में लिखा जाता है। और अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो जो भी t का कोएफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, यानी डिफरेंशिएशन के टाइम ओमेगा t इंटू ओमेगा आएगा और इंटीग्रेशन के टाइम ओमेगा t और t का कोएफिशिएंट डिवाइड में आएगा। ये रूल याद रख लेना, ठीक है, सिंपल मैथ्स रूल है। इंटीग्रेशन में जो कोएफिशिएंट होता है t का वो डिवाइड में जाएगा और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी की जगह 0 लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा टी लिख सकते हैं, ये ओमेगा नीचे है तो आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा टी हमने लिख लिया, बचा क्या? माइनस कॉस ओमेगा टी, 0 से लेके टी एज इट इज लिख लिया। अब ये नेगेटिव साइन को हम बाहर ले आएंगे, ये नेगेटिव साइन बाहर आ गया, अंदर पॉजिटिव साइन रह गया, ठीक है। माइनस आई नॉट ओमेगा टी, अब क्या करेंगे? टी की जगह कैपिटल टी तो टी की जगह कैपिटल टी, फिर टी की जगह माइनस करके टी की जगह 0 तो टी की जगह 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, ठीक है। वापस से सेम आई एवरेज सेम स्टेप लिख लिया हमने, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी एज इट इज लिख लिया, ओमेगा इंटू 0 कितना होता है? 0, तो कॉस 0 लिख लिया, ठीक है। वापस से सेम स्टेप लिख लिया, ओमेगा टी कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो 1 लिख लिया, ठीक है। बाद में सेम स्टेप लिख लिया, अब ओमेगा का वैल्यू हमने डाल दिया, कितना होता है? 2 पाई बाई टी पता है हमें, इनटू टी जो है साथ में -1, ठीक है। यहाँ पे वापस से सेम स्टेप लिख लिया, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 पाई -1, कॉस 2 पाई कितना होता है? 1 होता है, -1, ठीक है। तो 1 - 1 0, यानी पूरा टर्म 0 हो गया, तो हम बोल देंगे फुल साइकिल के लिए आई एवरेज का वैल्यू किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, शायद से आपने ले लिया होगा, आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम फुल साइकिल के लिए तो हमने देख लिया कि आई एवरेज कितना होता है? 0 के बराबर। उसी तरीके से वी एवरेज कितना होगा फुल साइकिल के लिए? 0 के बराबर। अब हाफ साइकिल की बात करते हैं, तो क्वेश्चन लिखा है फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। वापस से एवरेज वैल्यू ढूंढना है, किसका? करंट का। किसके लिए? हाफ साइकिल के लिए। किसका? अल्टरनेटिंग करंट का। अब हाफ साइकिल के लिए हमें ढूंढना है एवरेज वैल्यू, तो वापस से हमने ये अल्टरनेटिंग करंट बना दिया, ये हो गया 0 t/2t हाफ साइकिल, यानी ये इसके लिए हमें क्या ढूंढना है? एवरेज वैल्यू करंट का। पहले क्या था? पूरे के लिए था, अब इसके लिए, यानी कि इंटीग्रेशन 0 से लेके t/2 होने वाला है। पहले में क्या था? फुल के लिए 0 से लेके t था, तो बस वही सेम मेथड अप्लाई करनी है। आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल का इक्वेशन क्या है? आई एवरेज का इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइड बाई 0 से लेके टी डी टी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ हाफ साइकिल के लिए 0 से लेके t/2 हम लिमिट्स डाल देंगे, और इसका इक्वेशन तो हमें पता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो लिख लिया आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ टी की जगह t/2 dt। अब यहाँ पे आई नॉट कॉमन है तो कॉमन बाहर, सॉरी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, एज इट इज 1 dt का होगा t 0 से लेके t/2। अब आई नॉट एज इट इज लिख लिया हमने, साइन ओमेगा टी का अभी हमने देख लिया क्या होगा? माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी का कोएफिशिएंट जो है, टी का कोएफिशिएंट टी के साथ जो मल्टीप्लाई हो डिवाइड में चला जाएगा। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड चला जाता है t/2। अब t की जगह कैपिटल t/2 माइनस टी की जगह 0, तो t/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। ये नेगेटिव साइन को हम बाहर निकाल देंगे, और ये ओमेगा t/2 नीचे आ जाएगा, पूरा ये ओमेगा t/2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, ओमेगा t/2 0 से लेके t/2। आई नॉट एज इट इज लिख लिया। अब ओमेगा की जगह सॉरी टी की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, टी की जगह t/2 कर दिया, माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह 0 कर दिया, डिवाइडेड बाय ओमेगा का वैल्यू डाल दिया यहाँ पे 2π/t, साथ में क्या है? t/2, ठीक है। माइनस आई नॉट ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, 2π/t कर दिया, t/2 इंटू कॉस ओमेगा इंटू 0 कितना होता है? 0, तो 0 लिख लिया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पाई आ गया, ठीक है। आई नॉट यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, t से t, 2 से 2, तो आ जाएगा cos पाई -1 डिवाइड बाई पाई। cos पाई का वैल्यू डाल देंगे जो कि होता है -1 के बराबर, तो यहाँ पे लिख लिया माइनस आई नॉट cos पाई का वैल्यू -1 डिवाइड बाई पाई, ये हो जाएगा -2, ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन बाहर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 2π आई नॉट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमें याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कि आई एवरेज का वैल्यू 2/π आई नॉट के बराबर होता है। या फिर 2/π को अगर हम सॉल्व करते हैं 2 डिवाइड बाई
3.14, तो इसका आंसर आएगा 0.633 आई नॉट। तो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आप लिखोगे, आंसर में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। उसी तरीके से दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है, सेम डेरिवेशन आपको पूछ सकते हैं किसके लिए, फॉर हाफ साइकिल वोल्टेज जो है उसका एवरेज निकालो, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर करनी है। इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगा, अगर एवरेज वोल्टेज पूछ लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर देंगे, v dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t dt, ठीक है। v का इक्वेशन क्या ले लेंगे, v इज इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा t। तो आंसर कितना आएगा, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वोल्टेज का सेम 2 बाई पाई आई नॉट की जगह v नॉट आ जाएगा, या फिर 2 बाई पाई को सॉल्व करोगे तो 0.63 v नॉट आ जाएगा। तो ये चार इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या देखा, एवरेज वैल्यू जो करंट का होगा फुल साइकिल के लिए 0 होगा, एवरेज वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा फुल साइकिल के लिए 0 होगा, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या होगा करंट का 0.63 आई नॉट और वोल्टेज का 0.63 वी नॉट, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जो बात करी एवरेज करंट की, वो यहाँ पे खत्म होती है। एवरेज करंट यानी क्या, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमें कोई करंट निकालना है तो उसे एवरेज पीरियड करंट बोल देंगे, जैसे कि 0 से लेके 5 सेकंड, 5 से लेके 10 सेकंड। अब हमें एक नया टाइप का करंट पढ़ना है जिसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पढ़ना क्यों जरूरी है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आएगा। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि हमारे घर पे हम बोलते हैं कि 220 वोल्ट पोटेंशियल आता है या ईएमएफ आता है, इतना वोल्टेज आता है हमारे घर पे। अब ये जो 220 वोल्ट है वो क्या एवरेज वोल्टेज है, वो क्या एवरेज वोल्टेज है, तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों, एवरेज वोल्टेज एक साइकिल के लिए कितना होता है, 0 होता है, तो वोल्टेज 0 तो आता नहीं है हमारे यहाँ, तो ये वैल्यू एवरेज वोल्टेज नहीं है। तो क्या ये मैक्सिमम वोल्टेज का वैल्यू है जो हमारे घर पे आता है 220, तो हम बोलेंगे नहीं, मैक्सिमम वोल्टेज भी नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आपके घर पे स्टेबिलाईजर है तो आप चेक कर सकते हो कि वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट करता रहता है, यानी मैक्सिमम तो हम बोल नहीं पाएंगे कि मैक्सिमम है। तो फिर बचा कौन सा, क्या ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे वोल्टेज बताता है, नहीं, पर्टिकुलर टाइम पे भी नहीं बताता, तो उसका चेंजिंग होता रहता है, ठीक है। तो जो हमारे घर पे 220 वोल्ट आता है, वो 220 वोल्ट जो है वो वोल्टेज का कौन सा वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। यानी कि हमेशा करंट और वोल्टेज जो है वो आरएमएस वैल्यू में ही कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर न्यूमेरिकल में आपको दिया है 5 एम्पियर करंट है तो मानना है हमें कि वो आरएमएस वैल्यू है करंट का। अगर न्यूमेरिकल में दिया है 200 वोल्ट पोटेंशियल है तो हमें ये मानना है कि आरएमएस वैल्यू है 200 वोल्ट, ठीक है। अगर ऐसा दिया है कि पिक वोल्टेज 220 है तो हमें वो मैक्सिमम वोल्टेज मानना है, लेकिन कुछ नहीं दिया, इसका मतलब आरएमएस वैल्यू दिया है। तो ये इंपॉर्टेंस है आरएमएस वैल्यू का। अब आरएमएस का फुल फॉर्म सिंपल सा है, आर का मतलब होता है रूट, एम का मतलब होता है मीन, एस का मतलब होता है स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज। अब इसे निकालना कैसे है वो देख लेते हैं। निकालने के लिए हम पीछे से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्क्वायर करेंगे करंट का, तो ये आई है उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। बाद में उसका क्या करेंगे, 2 नंबर पे मीन निकालेंगे। बाद में हमने मीन निकाला, मीन का सिंबल कुछ ऐसे ब्रैकेट जैसा होता है, जो भी स्क्वायर किया उसका मीन निकाल दिया, या फिर बार से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी कन्वीनियंट हो उससे हम कर सकते हैं। और अंत में जो आंसर आया उसका रूट निकाल देंगे, उसका रूट निकाल देंगे, यानी ये स्क्वायर था, ये मीन था, उसका रूट निकाल दिया। ये स्क्वायर था, ऊपर बार लगाया यानी मीन था, उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, ठीक है। यानी कि आरएमएस वैल्यू करंट का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट बनाया, ये मीन बनाया और स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यानी पीछे से शुरुआत करनी है हमें। पहले सबसे पहले क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, फिर मीन ले लेंगे और बाद में रूट ले लेंगे। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। लेकिन सबसे पहले करना क्या है, स्क्वायर निकालना है, फिर मीन, फिर रूट, पीछे से हमें करना है। उसी तरीके से वीआरएमएस वैल्यू चाहिए हमें, वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू, तो सेम होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर मीन निकालेंगे वोल्टेज का, फिर रूट में डाल देंगे, इसको बोल देंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, कुछ हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके हमें मीन याद रखने हैं विदाउट एनी प्रूफ। जैसे कि साइन ओमेगा टी का मीन जो होता है 0 होता है, कॉस ओमेगा टी का मीन भी 0 होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन 1/2 के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का मीन जो है वो भी 1/2 के बराबर होता है। और अगर कोई कांस्टेंट चीज का मीन निकालना है तो कांस्टेंट के बराबर होता है। जैसे कि 2 का मीन निकालो तो कितना होगा, 2 ही होगा, 10 का मीन निकालो कितना होगा, 10 ही होगा। बस तो इतने इक्वेशन हमें
याद रखने हैं, यानी स्क्वायर नहीं है तो 0 कर देना, स्क्वायर है तो 1/2 कर देना और कांस्टेंट का मीन कांस्टेंट कर देना। अब यही बात को क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब क्वेश्चन लिखा है प्रूव दैट IRMS इज इक्वल टू I0 बाय √2। अब इसको प्रूव करना है। इसके जस्ट पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा था, आई एवरेज का वैल्यू अगर याद हो तो 2/πI0 था, ठीक है। ऐसे ही IRMS का वैल्यू कितना होगा, I0 बाय √2। ये रिजल्ट भी हमें याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले IRMS ढूंढना है हमें जो इसके बराबर होगा, IRMS ढूंढना है इसके बराबर होगा। IRMS का इक्वेशन हमें पता है √, ये मीन और स्क्वायर, ठीक है। ये अभी अभी हमने देखा ये, तो ये इक्वेशन हमने लिख लिया यहाँ पे। बस अब I जो है हमारा करंट, उसका इक्वेशन हमें पता है क्या होता है, I0 sin ओमेगा टी। तो I की जगह हमने क्या लिख लिया, I0 sin ओमेगा टी, उसका स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर दिया, मीन तो एज इट इज है। बाद में ये स्क्वायर को अंदर डाल दिया, I0 का स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। बाद में मीन को अलग अलग दे दिया, जैसे कि I0 है तो I0 को दे दिया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया यहाँ पे, sin स्क्वायर ओमेगा टी को दे दिया। I0 क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड करंट का जो कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मीन कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा, अभी हमने देखा, ठीक है। उसी तरीके से sin स्क्वायर ओमेगा टी का मीन कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिख लिया। अब ये जो I0 का स्क्वायर है रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बाहर क्या निकलेगा I0 और नीचे क्या है रूट में √2 रह जाएगा। अब इसको यानी कि हमारा आंसर आ चुका है, हमने प्रूव कर लिया है। अब 1/√2 करेंगे यानी 1/1.414 करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 0.707 I0, ठीक है। उसी तरीके से हम VRMS भी प्रूव कर सकते हैं। VRMS इज इक्वल टू V0 बाई √2 या फिर VRMS इज इक्वल टू 0.707 V0। सो शायद से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं, तो वही न्यूमेरिकल जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, प्रूव दैट VRMS इज इक्वल टू V0 बाई √2। इसके जस्ट पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा था, हमने देखा था V एवरेज, ठीक है, कितना था अगर याद हो तो, हाफ साइकिल के लिए 2/πV0। ऐसे ही VRMS होता है V0/√2। अब कैसे प्रूव करेंगे, VRMS हमें ढूंढना है, तो VRMS का इक्वेशन हमें पता है, ठीक है। ये रहा VRMS का इक्वेशन, क्या है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक। अब V का इक्वेशन भी हमें पता है, कौन सा होता है, V0 sin ओमेगा टी। तो V की जगह हमने V0 sin ओमेगा टी रख दिया, पूरे का स्क्वायर है, बाद में स्क्वायर को अंदर दे दिया तो V0 का स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी, बाद में मीन को एक दूसरे को अलग अलग दे दिया, यानी V0 मल्टीप्लाई का साइन, बाद में sin स्क्वायर ओमेगा टी। V0 क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज जो कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मीन हमेशा कांस्टेंट, तो V0 का स्क्वायर। sin स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होता था मीन 1/2, अभी हम देख चुके हैं। V0 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा V0 और डिवाइडेड बाय ये √2 आ जाएगा यहाँ पे, और 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707 V0। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। एक आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं RMS वैल्यू का। यहाँ पे लिखा है इफ I इज इक्वल टू I0 प्लस I0 sin ओमेगा टी, ये करंट का इक्वेशन देके रखा है। तो पूछा है कि RMS वैल्यू ढूंढो, किसके लिए, ये करंट के लिए। यानी कि अभी तक हमने किसकी वैल्यू ढूंढी, RMS की, ओरिजिनल करंट। जो ओरिजिनल करंट कौन सा था, I0 sin ओमेगा टी, ओरिजिनल वोल्टेज V0 sin ओमेगा टी। अब हमें करंट का इक्वेशन दे के रखा है तो उसकी हमें RMS वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। तो करंट की RMS वैल्यू का इक्वेशन ये रहा, रूट में मीन स्क्वायर हो गया। अब I का वैल्यू सीधा दिया है, रख दो यहाँ पे I0 प्लस I0 sin ओमेगा टी, पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब ये क्या हो गया, A और ये हो गया B, A प्लस B का होल स्क्वायर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, A का स्क्वायर यानी I0 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी I0 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 यानी 2 AB यानी I0 का स्क्वायर sin ओमेगा टी। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। बस अब इसका जो मीन है सेपरेट कर दो, यानी I0 को मीन दे दिया, प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ पे I0 स्क्वायर का मीन दे दिया, मल्टीप्लाई है साथ में तो मल्टीप्लाई है, तो sin ओमेगा टी को सेपरेट मीन दे दिया, ये प्लस का साइन लगा दिया, 2 को सेपरेट कर दिया मीन में, I0 को सेपरेट कर दिया और sin ओमेगा टी को सेपरेट कर दिया, ठीक है। ये I0 क्या है, I0 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मीन कितना, कांस्टेंट I0 स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मीन I0 स्क्वायर, sin स्क्वायर ओमेगा टी का कितना होता था मीन 1/2, हम पढ़ चुके हैं। 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट का मीन 2, I0 का स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मीन I0 का स्क्वायर, sin ओमेगा टी या फिर cos ओमेगा टी का मीन कितना होता था 0, यानी कि ये पूरा टर्म निकल जाएगा। बचा क्या, I0 का स्क्वायर प्लस I0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2 I0 स्क्वायर प्लस I0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एलसीएम ले लिया तो 3 टाइम I0 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड बाई 2, ये √3/2 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये I0, तो हमारा RMS का वैल्यू ये इक्वेशन के लिए होता है √3/2 I0। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये जो सारा हमने डिस्कस किया फर्स्ट पार्ट में RMS एवरेज,
उसके अंदर ये थोड़ी समरी है, ये हमें याद रखनी होगी। कौन सी समरी देखिए, आई एवरेज और वी एवरेज किसके लिए, फुल साइकिल के लिए कितना होता था, 0, ठीक है। दूसरी बात, आई एवरेज और 2 पाई आई नॉट या फिर 0.63 आई नॉट, और वी एवरेज 2 पाई आई नॉट या फिर 0.63 वी नॉट, ये किसके लिए है, ये हाफ साइकिल के लिए है, 0 से लेके t/2, ये 0 से लेके t तक था ऊपर वाला। उसी तरीके से आरएमएस वैल्यू की बात करें तो आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट बाई रूट 2 अभी प्रूव कर चुके हैं, या फिर ये वैल्यू याद रख लेना, ये भी हमने प्रूव कर दिया, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट 2, या फिर ये याद रख लेना। तो ये समरी थी हमारे फर्स्ट पार्ट की। अब हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट ये चैप्टर का है सर्किट थियरी। अब ये सर्किट थियरी के अंदर हम सबसे पहले तो पढ़ने वाले हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट यानी क्या, प्योर इंडक्टिव सर्किट यानी क्या, प्योर कैपेसिटिव सर्किट यानी क्या, सीरीज एलसीआर सर्किट यानी क्या, और रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ने वाले हैं। सारे केसेस में हम एक एक करके करंट और वोल्टेज का इक्वेशन देखने वाले हैं, उसका फेज डिफरेंस फेजर डायग्राम के साथ समझने वाले हैं, और वेव फॉर्म कैसे बनाना है वो सारी बातें हम समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सर्किट थियरी, जिसमें फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट यानी क्या, ऐसी सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो, तो वही लिखा है ओनली रेजिस्टर इज प्रेजेंट, रेजिस्टर ही है खाली। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट कैसी होगी, एक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टर हमने लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस R के बराबर है, उसको किससे कनेक्ट कर दिया, ये साइन क्या बताता है, AC सोर्स बताता है, अल्टरनेटिंग करंट बताता है, वेव फॉर्म, ठीक है, वो हमने बना दिया। और ये AC वोल्टेज सोर्स जो है उसका इक्वेशन हमने मान लिया V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। अब ये इक्वेशन जो वोल्टेज का हमने माना है उस पे से हमें करंट का इक्वेशन ढूंढना है। हर एक टॉपिक में यही करना है, वोल्टेज का इक्वेशन मान लेंगे, उस पे से करंट का इक्वेशन ढूंढेंगे। अब करंट का इक्वेशन कैसे ढूंढेंगे, तो हमें पता है अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है समय के साथ। इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज, यानी कि एक सेकंड में कितनी साइकिल आती है, 50 साइकिल आती है, यानी एक सेकंड में करीब करीब 100 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, यानी ये प्लस माइनस ऐसे करता रहता है। तो हम क्या करेंगे, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, प्लस माइनस पोलैरिटी, तो हम एक समय पे एक फोटो खींच लेंगे, वो फोटो पे मान के चलेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। डीसी सोर्स में क्या होता था, डीसी सोर्स में अगर याद हो तो हमेशा ये प्लस था ये माइनस था, यहां से करंट निकलता था, लेकिन एसी में टर्मिनल चेंज होते रहते हैं, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का है, ठीक है। तो कोई एक समय पे हम ऐसा मान के चलेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट निकलेगा। ये करंट का इक्वेशन हमें पता लगाना है, वोल्टेज का इक्वेशन हमने मान लिया है। तो अगर करंट का इक्वेशन हमें पता लगाना है तो हम केवीएल का यूज करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करेंगे, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो केवीएल कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हमें एक क्लोज लूप कंसिडर करना पड़ेगा, कोई भी डायरेक्शन में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लोज लूप या फिर क्लोज पाथ ऐसे करके ऐसे कंसिडर करके रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम केवीएल लगाएंगे। केवीएल क्या बोलता है, समेशन ऑफ डेल्टा वी अराउंड अ क्लोज लूप इक्वल्स टू 0। डेल्टा वी यानी पोटेंशियल चेंज जो है उसका एडिशन करेंगे हर एक डिवाइस के अक्रॉस, तो वो 0 के बराबर आएगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पाथ ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी पोटेंशियल का गेन यानी प्लस साइन प्लस वी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वी आ गया, ठीक है। बाद में ये पाथ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। हम पढ़ चुके हैं कि अगर रेजिस्टर में करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम हो तो माइनस साइन आता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो माइनस साइन आता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। कितना ड्रॉप होता है, V बराबर आई आर जितना, V बराबर आई आर जितना, ठीक है। बस उसको इक्वेट कर लो। 0 से केवीएल क्या बोलता है हमें, समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड द क्लोज लूप इज 0। तो ये चेंज इन पोटेंशियल का सम कर दिया, एक डिवाइस के अक्रॉस प्लस दूसरे डिवाइस के अक्रॉस, और बाद में 0 से इक्वेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आई आर को यहाँ ले आए तो V बराबर आई आर हो गया, I इज इक्वल टू V बाय आर हो गया। अब V का इक्वेशन हमने मान के चला था V नॉट साइन ओमेगा टी, तो V का इक्वेशन V नॉट साइन ओमेगा टी हमने कर दिया। अब V नॉट कांस्टेंट है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वोल्टेज का कांस्टेंट, R जो है रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वो भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो V नॉट बाय आर एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू को हम एक कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं जिसे हम I नॉट बोल देते हैं, ठीक है।
या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि V बराबर आई आर होता है, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू वी बाई आर। अगर हमारे पास V बाई आर है तो उसकी जगह हम I लिख सकते हैं, अगर V नॉट बाई आर है तो हम I नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। यानी कि हमारे पास अब करंट और वोल्टेज दोनों इक्वेशन आ चुके हैं। वोल्टेज का इक्वेशन तो हमने माना था V नॉट इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का इक्वेशन क्या निकल के आया, I नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं। अब हम बात करते हैं फेज की। तो यहाँ पे जो साइन के बाद या फिर कॉस के बाद जो भी टर्म होता है उसे हम फेज बोलते हैं। तो इसका फेज वोल्टेज का ओमेगा टी है और करंट का फेज ओमेगा टी है, दोनों का फेज सेम है। ठीक है, अब फेज डिफरेंस की अगर बात करते हैं, जिसे फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फेज डिफरेंस क्या होता है, मॉड में लिखना है हमें हमेशा फेज ऑफ V माइनस फेज ऑफ I। फेज ऑफ V क्या है, ओमेगा टी, फेज ऑफ I क्या है, ओमेगा टी। यानी फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि करंट और वोल्टेज दोनों फेज में है एक दूसरे के साथ। फेज में है यानी क्या, जैसे कि दो सांप है, दो सांप ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक ही फेज में जा रहे हैं। अगर दो सांप ऐसे जाते हैं तो अलग अलग फेज में है, ऐसे जाते हैं तो सेम फेज में। यानी कि ये केस में हम क्या बोल देंगे, करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज। करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। कब, जब सर्किट जो है हमारी प्योर रेजिस्टिव हो। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट इज इन द फेज ऑफ वोल्टेज। क्यों, क्योंकि फेज डिफरेंस जो है करंट और वोल्टेज के बीच का वो कितना है, 0 है। सेम फेज है यानी फेज डिफरेंस 0 है, यानी करंट और वोल्टेज एक दूसरे के साथ फेज में है। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। अब अगर फेजर डायग्राम हम बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे टाइम का एक्सिस बना दिया। ठीक है, सबसे पहले वोल्टेज हमने बना दिया VR यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, एक लाइन बना दी हमने। यहाँ पे टी टाइम है, टी से कुछ ऊपर ओमेगा टी पे बताई। क्यों, इनिशियल फेज कितना है इसका, ओमेगा टी ऊपर है, तो ओमेगा टी ऊपर बना दी। अब करंट की लाइन बनाएंगे तो वही डायरेक्शन में बनाएंगे, उसके ऊपर ओवरलैप करवाएंगे। क्यों, क्योंकि करंट का भी फेज ओमेगा टी है, वोल्टेज का भी फेज ओमेगा टी है, तो उसके ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन करंट की लाइन थोड़ी छोटी होगी। क्यों छोटी होगी, क्योंकि वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा होगा, वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा होगा, V बराबर आई आर, और करंट क्या होगा, V बाई आर, यानी V को R से डिवाइड करेंगे तब करंट का वैल्यू छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा I नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्या हो गया हमारा V नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ऐसा कुछ फेजर डायग्राम हम नहीं बनाएंगे। न्यूमेरिकल में तो सीधा हम ऐसे एक लाइन बना देंगे, VR यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर और करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में बनाएंगे, यानी कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कैसा होगा, फाई 0 होगा। अगर ये करंट ऐसा होता, ये VR ऐसा होता, ठीक है, तो कुछ फेज डिफरेंस कुछ आता, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 है, दोनों सेम एंगल पे है, ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज, करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज किस में होगा, ये हमेशा प्योर रेजिस्टिव सर्किट में होगा। करंट और वोल्टेज साथ साथ में चलेंगे, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम वेव डायग्राम समझते हैं। वेव डायग्राम में यहाँ पे ब्लू लाइन से हमने वोल्टेज बनाया है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, जो मान के चला था, और उसमें से करंट का इक्वेशन हमने फाइंड किया था यहाँ पे I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे I नॉट साइन ओमेगा टी का छोटा एम्पलीट्यूड बना दिया। क्यों, करंट का वैल्यू छोटा होता है, वोल्टेज का ज्यादा होता है। करंट का छोटा क्यों होता है, क्योंकि वोल्टेज से डिवाइडेड बाय R होता है, इसलिए। ठीक है, अब यहां पे हम देख सकते हैं कि जब करंट 0 था तब वोल्टेज भी 0, जब करंट मैक्सिमम हुआ वोल्टेज भी मैक्सिमम हुआ। करंट जब 0 तो वोल्टेज भी 0, करंट नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम तो वोल्टेज भी नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम। करंट जब 0 तो वोल्टेज भी 0, यानी करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ चल रहे हैं, यानी दोनों का फेज सेम है, यानी कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। सो आई होप ये भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सेकंड सर्किट की बात करते हैं, जो कि होगा हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट यानी क्या, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर हो, तो वही लिखा है प्योर इंडक्टिव सर्किट, यानी खाली और खाली इंडक्टर का यूज किया है। रेजिस्टिव में रेजिस्टर का यूज किया था। रेजिस्टर का यूज करने पर क्या होता था, करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होते थे। ठीक है, अब इंडक्टिव सर्किट अगर हम लेते हैं, खाली इंडक्टर, यानी कि यहाँ पे एक इंडक्टर L इंडक्टेंस का बना दिया हमने, उसको एक हमने AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया, और उसका इक्वेशन वोल्टेज का क्या मान लिया, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तब हमें करंट का इक्वेशन ढूंढना है।
ठीक है, क्योंकि करंट का इक्वेशन मिलेगा तब जाके कंपेयर कर पाएंगे हम V और I के इक्वेशन को, तब जाके फेज के बारे में पता चलेगा हमें। ठीक है, अच्छा वापस से कोई एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मान के चलते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, करंट ये डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है। बस अब क्या करेंगे, I का इक्वेशन ढूंढना है तो KVL लगाएंगे। KVL लगाने के लिए पाथ का डायरेक्शन, क्लोज लूप का डायरेक्शन डिसाइड कर लिया। ठीक है, बाद में पाथ ऐसे जा रहा है तो ये माइनस से प्लस जा रहा है, यानी पोटेंशियल गेन हुआ, गेन यानी प्लस का साइन, प्लस V कर दिया, यहाँ पे प्लस V कर दिया। बाद में करंट ऐसे जा रहा है और इंडक्टर में कितना आता है पोटेंशियल ड्रॉप अगर पता हो तो, ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ चुके हैं, di/dt जैसा कुछ याद है, माइनस साइन लगाते थे हम, -LdI/dt ऐसा कुछ हम लगाते थे। तो हमेशा माइनस साइन आएगा, क्यों? क्योंकि लेंस लॉ के हिसाब से इंडक्टर के अंदर क्या होता है, जो भी करंट इंड्यूस्ड होता है उसका ऑपोज होता है, तो नेगेटिव साइन क्या बताता है, ऑपोजिंग करंट। ठीक है, तो -LdI/dt इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो -LdI/dt कर लिया। बाद में क्या किया, बाद में ये जो हमारा माइनस साइन है इसको यहाँ ले गए, यानी LdI/dt = V हो गया। हमें चाहिए क्या, हमें करंट का इक्वेशन चाहिए, तो DI को हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो DI = V/L dt हो गया। अब ये तो छोटा सा DI मिला, ऐसे बहुत छोटे छोटे DI होंगे, तो सारे DI को हम इंटीग्रेट करा देंगे तो टोटल I मिलेगा। तो यहाँ पे सारे DI को क्या कर दिया, इंटीग्रेट, तो ये साइड भी इंटीग्रेशन ले लिया हमने। इंटीग्रेशन ऑफ DI = V/L जो हमारा है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन सबसे पहले तो V का इक्वेशन जो हमने माना था वो रख देंगे, V = V0 sin ωt/L dt हो गया। I छोटा छोटा DI इंटीग्रेट करा के टोटल I मिला, V0/L ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दी, sin ωt dt। बस अब तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे I लिख लिया, V0/L sin ωt का क्या होता है, -cos ωt डिवाइडेड बाय उसका जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में जाएगा, तो उसका कोएफिशिएंट डिवाइड में जाएगा, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से V0 और माइनस साइन बाहर निकाल दिया, V0/ωL cos ωt हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये जो ωL है इसको अगर हम कंपेयर कराते हैं ध्यान से, हमें पता है I = V/R होता है, यानी कि V के नीचे क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो ωL है वो एक तरीके का रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टर यूज किया है तो रेजिस्टेंस वर्ड हम यूज करेंगे, रेजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस। लेकिन अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर के पास कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे लेकिन बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम XL से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये V0/ω जो L जो है ना वो कैसा हो जाएगा, V/XL हो जाएगा। ठीक है, यानी V/XL किसके बराबर होगा, I के बराबर। V0/XL किसके बराबर होगा, I0 के बराबर, तो वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, V0/XL, XL का वैल्यू कितना माना है हमने, ωL माना है। ठीक है, ωL एक तरीके का रेजिस्टेंस है जिसे हमने XL लेटर दे दिया। XL क्या है, एक रेजिस्टेंस है, किसके लिए, इंडक्टर का रेजिस्टेंस है। लेकिन इंडक्टर के रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसे XL बोल देंगे। XL का वैल्यू ωL के बराबर है। आई होप बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन मिला वो हमें कॉस के टर्म में मिला, लेकिन वोल्टेज हमने साइन के टर्म में लिया था, यानी कि ये जो करंट का इक्वेशन है इसे साइन के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, I = -I0 sin π/2 -ωt कर दो। ठीक है, π/2 क्या करेगा, π/2 फंक्शन चेंज कर देगा, यानी साइन का कॉस कर देगा। ठीक है, -ωt यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हम करते थे बचपन में, याद हो तो यहाँ से हम बोलते थे ऑल STC, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया। ये क्या है, π/2 माइनस समथिंग, यानी π/2 तक आ गए, माइनस समथिंग, यानी ऑल में साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन पॉजिटिव होगा तो ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा। बात समझ में शायद से आ रही है आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो माइनस साइन है अंदर डालेंगे। कैसे अंदर डालेंगे, तो यहाँ पे I0 एज इट इज, साइन और माइनस साइन यहाँ पे चली गई तो प्लस ωt हो गया, और माइनस साइन इसको लगेगी यानी -π/2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हमें मिल चुका है करंट का इक्वेशन, ये रहा हमारा वोल्टेज का इक्वेशन, दोनों साइन के टर्म में है। अब हम फेज डिफरेंस की बात कर लेते हैं। फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज ऑफ V माइनस फेज ऑफ I। फेज ऑफ V कितना है, ये रहा फेज ωt, और इसका फेज कितना है, ωt माइनस π/2। ठीक है, तो ωt माइनस ωt प्लस π/2, ωt कैंसिल, मॉड से बाहर तो π/2, यानी कि फेज डिफरेंस कितना आया, जब प्योर इंडक्टिव सर्किट हम यूज करते हैं तब π/2 का फेज डिफरेंस आ गया।
ठीक है। प्योर रेजिस्टिव में 0 का फेस डिफरेंस, प्योर इंडक्टिव में π/2 का फेस डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे ये जो करंट है वो π/2 पीछे चल रहा है, माइनस साइन बता रहा है, ये माइनस साइन बता रहा है। वोल्टेज क्या है, साइन ओमेगा टी है। करंट क्या है, ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2, यानी करंट पीछे चल रहा है वोल्टेज से। ठीक है, करंट पीछे चल रहा है वोल्टेज से। क्यों करंट पीछे चल रहा है, क्योंकि इंडक्टर के अंदर क्या होता है, करंट का ऑपोज होता है, कि इंड्यूस्ड करंट होता है जो ओरिजिनल करंट का, प्राइमरी करंट का ऑपोज करता है। यानी करंट का ऑपोज होता है इंडक्टर में, जिसके कारण करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे चलता है। कितना, π/2 पीछे चलता है। तो वही लिखा है, करंट लैग्स बिहाइंड दी वोल्टेज बाय 90 डिग्री, और π/2 करंट पीछे चलता है वोल्टेज से π/2, या फिर बोल लो वोल्टेज आगे चलता है करंट से π/2। ठीक है, अब यहां से हम एक और चीज समझेंगे, कौन सी, कि यहाँ पे XL इज इक्वल टू ओमेगा एल लिया। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2π/t। ओमेगा का वैल्यू 2π/t, 1/t इज इक्वल टू क्या होता है, f, तो 2πf। एल एज इट इज लगा दिया, 2π कांस्टेंट, इंडक्टर का इंडक्टेंस एल कांस्टेंट, तो हम बोल देंगे XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। अगर ग्राफ बनाते हैं XL वर्सेस f का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी ये स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ होगा। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखना। ठीक है, उसी तरीके से अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करें तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस रेजिस्टेंस का क्या ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। स्ट्रेट लाइन आएगा, एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसके फेजर डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे हमने V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी बना दिया, VL यानी पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, और यहां से ओमेगा टी पे बनाया हमने, ऐसे करके कुछ हमने लाइन बना दी। अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता था, दोनों के फेस सेम होते थे, फेस डिफरेंस 0 होता था, तो ओवरलैप कर जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट क्या कर रहा है, पीछे चल रहा है, माइनस π/2, यानी वोल्टेज से π/2 पीछे चल रहा है, तो ये हमारा हो गया करंट। ठीक है, कितने का फेस डिफरेंस है, 90 या π/2, यानी कि पहले वोल्टेज आएगा फिर उसके पीछे करंट चलेगा। ठीक है, यानी करंट लैग्स बिहाइंड दी पोटेंशियल बाय π/2, या पोटेंशियल लीड्स दी करंट बाय π/2। पोटेंशियल आगे चल रहा है करंट से, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब ऐसा डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। ये हो गया VL पोटेंशियल किसका, अक्रॉस इंडक्टर, और नीचे हम I बनाएंगे। क्यों, क्योंकि करंट जो है वो π/2 पीछे चलता है, वोल्टेज आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गई। अब अगर हम वेव डायग्राम की बात करें इसकी, तो वेव डायग्राम में पहले तो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी का ग्राफ हमने बना दिया। ठीक है, बाद में करंट का इक्वेशन क्या था, अगर याद हो तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 था। माइनस π/2 नीचे से शुरू होगा, π/2 से, ये π/2 पाई। ठीक है, नीचे से शुरू हुआ π/2, फिर ऐसे करके ऐसे जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होता है तब करंट 0 होता है। ठीक है, जब करंट मैक्सिमम होता है तब वोल्टेज 0 होता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ फेस में नहीं है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या था, जब करंट मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम, जब करंट मिनिमम वोल्टेज मिनिमम। यहाँ पे उल्टा केस है। तो कंक्लूजन क्या याद रखना है हमें प्योर इंडक्टिव सर्किट में, कि करंट जो है हमेशा वोल्टेज से π/2 पीछे चलेगा। करंट लैग्स बिहाइंड दी वोल्टेज बाय π/2। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, शायद से आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब यही चीज को हम एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक इंडक्टर दिया है 2 हेनरी का, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स का इक्वेशन देके रखा है 10 sin 10t + 30 डिग्री, और पूछा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट। सबसे पहले तो करंट का इक्वेशन ढूंढना है, तो वो ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढने के करंट का इक्वेशन, हमें करंट का वोल्टेज का इक्वेशन दिया है 10 sin 10t + 30। वोल्टेज का इक्वेशन हम मान के क्या चलते थे अभी तक, V0 साइन ओमेगा टी, और देखे क्या रखा है, ये वाला देके रखा है। दोनों को कंपेयर करा दो। कैसे कंपेयर कराएंगे, V0 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर ओमेगा बराबर 10 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। ये पूरा क्या होता था, फेज होता था। ये पूरा क्या हो जाएगा, फेज हो जाएगा। यानी ओमेगा टी का वैल्यू किसके बराबर होगा, 10t + 30 के बराबर, 10t + 30 के बराबर। बस दोनों को कंपेयर करा दिया हमने। अब सेम चीज ये इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, पहले तो करंट का इक्वेशन हम पता लगाना है हमें, तो करंट का इक्वेशन हम लिखेंगे। यहाँ पे करंट का इक्वेशन हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कौन सी सर्किट है, प्योर इंडक्टिव। इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट का अपोज होता है। ये प्राइमरी करंट का अपोज करता है सेकेंडरी करंट, यानी करंट पीछे चलता है, वोल्टेज से पीछे चलता है। यानी क्या करेंगे, करंट के इक्वेशन में माइनस क्या कर देंगे, π/2 कर देंगे। तो वही लिखा, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, यही इक्वेशन अभी हमने देखा है, अगर याद हो तो।
I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो वही लिखा है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 या पाई बाई टू। ठीक है, अब I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का वैल्यू ये रहा 10t प्लस 30, तो ओमेगा टी का वैल्यू 10t प्लस 30 कर दिया माइनस 90, तो माइनस 90 प्लस 36 माइनस 60 आ गया। अब यहाँ से हमें आई नॉट का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वेशन में आई नॉट का वैल्यू रखेंगे, तब जाके फर्स्ट आंसर हमें मिल जाएगा करंट का इक्वेशन। कैसे आई नॉट का आंसर फाइंड करेंगे, तो हमें पता है आई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है वी नॉट बाय आर, या फिर वी इज इक्वल टू आई आर। ये कौन सा सर्किट है, प्योर इंडक्टिव। इंडक्टिव में क्या होता है रेजिस्टेंस, नहीं इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो आर की जगह एक्सएल लिख लिया। एक्सएल का वैल्यू किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के बराबर होता है। क्या वी नॉट देके रखा है, हाँ वी नॉट 10 है तो 10 रख दिया, ओमेगा देके रखा है 10 है तो 10 रख दिया, एल देके रखा है इंडक्टेंस 2 हेनरी तो 2 हेनरी रख दिया, 10 से 10 कैंसिल 1/2 0.5 एम्पियर। बस ये 0.5 एम्पियर इसमें रखते ही हमें करंट का इक्वेशन का आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्या है, आरएमएस वैल्यू ढूंढो करंट की। आरएमएस वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, अगर आई नॉट का वैल्यू है तो आरएमएस मिल जाएगा। तो आईआरएमएस का इक्वेशन अभी अभी हम पढ़ चुके हैं, आईआरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट अभी हमने निकाला 0.5 रूट टू 1.414, इसकी वैल्यू डालोगे तो आंसर आ जाएगा 0.438 एम्पियर। सो आई होप ये भी न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट देखा, जिसमें देखा कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, फेज डिफरेंस 0 होता है। प्योर इंडक्टिव के केस में क्या होगा, करंट का अपोज होगा, यानी कि करंट पाई बाई 2 पीछे चलेगा वोल्टेज से। अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट देखते हैं। प्योर कैपेसिटिव सर्किट यानी क्या, खाली और खाली क्या यूज किया है, कैपेसिटर यूज किया है हमने। कैपेसिटर यूज किया है यानी कि कैपेसिटर लिया, दो प्लेट्स होती है हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाली, तो यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू, कैपेसिटेंस सी है। और सी यानी क्या, कैपेसिटेंस यानी क्या कि कितना चार्ज वो स्टोर कर रहा है यूनिट पोटेंशियल पे, क्यू बाई वी कितना चार्ज स्टोर कर रहा है यूनिट पोटेंशियल पे, जिसे कैपेसिटेंस बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या मानेंगे, वोल्टेज का इक्वेशन माना वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। कोई एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वापस से बोल देंगे यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है वोल्टेज सोर्स का, यानी करंट यहाँ से निकलने वाला है, करंट का इक्वेशन पता लगाना है। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, केवीएल लगाएंगे। केवीएल लगाने के लिए क्लोज पाथ कंसीडर कर दिया हमने, हमारा पाथ ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे माइनस से प्लस जा रहा है, पोटेंशियल गेन यानी प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ से ऐसे जा रहा है यानी प्लस से माइनस जा रहा है, ये प्लस क्यू से माइनस क्यू जा रहा है यानी माइनस ड्रॉप आएगा, यानी प्लस से माइनस गए तो ड्रॉप आया माइनस। ठीक है, तो माइनस कितना पोटेंशियल होगा, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी पता है, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप आया क्यू बाई वी। V पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए तो V को सब्जेक्ट बनाओ क्यू बाई सी, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी आ जाएगा, Q इज इक्वल टू CV आ जाएगा। V का वैल्यू हमने मान के चला V नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें तो करंट का इक्वेशन ढूंढना है। ठीक है, और करंट का इक्वेशन अगर पता हो तो dq बाई dt होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, dq बाई dt हमारे पास q है, q को डिफरेंशिएट करा दो टाइम से, करंट मिल जाएगा, तो वही किया है, dq बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ ये साइड भी कराना पड़ेगा, cv नॉट साइन ओमेगा t। ठीक, अब dq बाई dt करंट हो जाएगा, यहाँ पे cv नॉट कांस्टेंट है, कैपेसिटर का कांस्टेंट, वी नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वोल्टेज का कांस्टेंट बाहर, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, बस सी वी नॉट एज इट इज लिख लिया। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, तो साइन थीटा का हमने कर दिया कॉस थीटा। और साथ में एक बात याद रखने को बोली थी, इंटीग्रेशन में टी का कोएफिशिएंट डिवाइड में जाता है, डिफरेंशिएशन में टी का कोएफिशिएंट जो ओमेगा है मल्टीप्लाई में जाता है। ठीक है, अच्छा बस अब ओमेगा को आगे ले आए, सेम इक्वेशन लिख लिया। ये इक्वेशन को हम वी नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा सी ऊपर जाके यही टर्म ले आएगा हमारे पास, तो कॉस ओमेगा टी आ गया। अब वापस से समझने वाली बात, ये 1 अपॉन ओमेगा सी जो है V बराबर आई आर है, तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर है। वी नॉट बाई आर, ये जो आर है वो क्या है, 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर है। लेकिन ये आर को रेजिस्टेंस हम नहीं बोलते, क्यों, अगर रेजिस्टर है तो रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL, और अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जिसे हम XC बोल देंगे। यानी 1 अपॉन ओमेगा सी क्या है, बिहेव लाइक अ रेजिस्टर विच इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC बोल देंगे। और XC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा। तो वी नॉट बाई XC को हम क्या बोल देंगे, वी नॉट बाई XC को आई नॉट बोल देंगे। आई होप बात समझ में आ रही है। वापस से यहाँ पे आई का इक्वेशन कॉस के टर्म में मिला, हमने तो वी का इक्वेशन साइन के टर्म में माना था, तो इसको साइन के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके फेज डिफरेंस ढूंढ पाएंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा है, आई नॉट कॉस की जगह साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2,
पाई बाई 2 क्या करेगा, फंक्शन चेंज कर देगा, यानी साइन का कॉस कर देगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी कि हमारा जो यूनिट सर्कल है ऑल एस टी सी, ये 0, ये पाई बाई 2 क्या है, पाई बाई 2 प्लस समथिंग है, यानी कि ये क्वाड्रेंट में आएगा, ये क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव है। शायद से बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब हमारे पास वोल्टेज का इक्वेशन माना और करंट का इक्वेशन भी मिल गया, दोनों साइन के टर्म में है। फेज डिफरेंस फाई की बात कर लेते हैं। फेज डिफरेंस यानी वी का फेज माइनस आई का फेज, वी का फेज है ओमेगा टी ये रहा, और आई का फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी ओमेगा टी कैंसिल, माइनस पाई बाई 2 बोर्ड के बाहर आ जाएगा प्लस पाई बाई 2, यानी कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच का पाई बाई 2 होता है। लेकिन यहाँ पे करंट के इक्वेशन में क्या आया है, प्लस पाई बाई 2 आया है, जबकि इंडक्टर में करंट पीछे चलता था, माइनस पाई बाई 2 आया था। यहाँ पे कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में करंट को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, यानी करंट आगे चलेगा। प्लस साइन क्या बोलता है, करंट आगे चलेगा प्लस पाई बाई 2, किससे, वोल्टेज से। इंडक्टर में क्या होता था, करंट का ऑपोजिट होता था, माइनस पाई बाई 2 आता था, यानी एक वोल्टेज से करंट पीछे चलता था, यहाँ पे करंट पाई बाई 2 आगे चलेगा, वोल्टेज पीछे चलेगा, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं करंट लीड्स दी पोटेंशियल, लीड यानी आगे चल, लीड्स दी पोटेंशियल बाय पाई बाई 2, तो वही लिखा है यहाँ पे, करंट लीड्स दी पोटेंशियल बाय पाई बाई 2, या फिर पोटेंशियल लैग्स बिहाइंड दी करंट, पहले करंट जाएगा फिर पीछे वोल्टेज आएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये x इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा c है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f हमें पता है, 2 पाई कांस्टेंट c कांस्टेंट, यानी x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन f होगा। और x वर्सेस f का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा आएगा, यानी कि जैसे जैसे हम f बढ़ाएंगे x कम होगा, जैसे जैसे हम f बढ़ाएंगे देख सकते हैं x कम हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अब अगर इसके फेजर डायग्राम की बात करें तो फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बनाएंगे। सबसे पहले तो ये एंगल पे हमने बना दिया VC, कितना फेज है, ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा टी 0 से थोड़ा ऊपर ओमेगा टी है। इसमें क्या है, करंट का इक्वेशन प्लस पाई बाई 2 है, यानी कि ये पाई बाई 2 आगे चल रहा है, यानी करंट जो है सबसे पहले करंट आएगा फिर वोल्टेज आएगा, ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा, सॉरी ऐसे चलेगा, करंट पहले आ रहा है फिर वोल्टेज, तो ये पाई बाई 2 आगे चल रहा है। लेकिन न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे, VC यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस का वोल्टेज, फिर ऊपर हमने करंट बना दिया, यानी पहले करंट आएगा फिर वोल्टेज आएगा। इंडक्टिव केस में क्या देखा था, नीचे आता था करंट, ठीक है, ऑपोजिट होता था करंट का, करंट लैग्स बिहाइंड दी पोटेंशियल था, यहाँ पे करंट आगे चलेगा, करंट लीड्स दी पोटेंशियल। बाय होप बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसके वेव फॉर्म की बात करें तो ये हमने ये वाला ग्राफ बना दिया, कौन सा, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी का ग्राफ बना दिया। अब ये हमने किसका बनाया है, करंट का बनाया है। करंट का इक्वेशन क्या मिला, I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, प्लस पाई बाई 2 यानी ये पाई बाई 2 से पहले चल जाएगा, आगे चल जाएगा। इंडक्टिव में माइनस पाई बाई 2 तो नीचे से चलता था, ये प्लस पाई बाई 2 है तो आगे से चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ किसका, वेव डायग्राम प्योर कैपेसिटिव सर्किट का। अब एक न्यूमेरिकल लेके और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसे। न्यूमेरिकल में है एट सम टाइम इंस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट दे के रखा है, गिवन बाय I इज इक्वल टू 5 sin 50t प्लस 30 एंड कैपेसिटेंस एज 5 माइक्रोफैराड, यानी C का वैल्यू दे के रखा है। ये हमें फाइंड दी इक्वेशन ऑफ वोल्टेज का इक्वेशन ढूंढना है। करंट का इक्वेशन क्या था, अगर याद हो तो करंट का इक्वेशन क्या था, पाई बाई 2 आगे चलता है, तो पाई बाई 2 आगे चलता है, नहीं करंट का इक्वेशन हमें पता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, तो करंट का इक्वेशन लिख लिया। दिया हुआ करंट का इक्वेशन ये रहा, दोनों को कंपेयर कराया, क्या मिलेगा, 5 I0 की जगह 5 है तो 5 एम्पियर, बाद में ओमेगा की जगह क्या है 50, तो ओमेगा की जगह 50 रेडियन पर सेकंड, यानी ओमेगा का वैल्यू दिया है। बाद में ये पूरा हो गया फेज ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी, ये हमारा ओमेगा टी की जगह पे क्या है हमारा 50t प्लस 30, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हमें किसका इक्वेशन ढूंढना है, वोल्टेज का। वोल्टेज कैसा चलेगा, कैपेसिटर में पीछे करंट स्टोर कर रहा है, करंट आगे चलेगा, वोल्टेज पीछे चलेगा, यानी V0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, बात समझ में आ रही है शायद से, ठीक है।
तो अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे किसका, ओमेगा टी का। ओमेगा टी का वैल्यू 50t + 30, तो हो गया 50t + 30 -90 आ गया, -90 + 30 -60 ये आ गया। यहाँ पे हमें वी नॉट का वैल्यू ढूंढना कंपलसरी है, ठीक है। बाद में वी नॉट का वैल्यू यही इक्वेशन में रख देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। वी नॉट का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, वी बराबर आई आर, सो वी नॉट आई इज इक्वल टू आई नॉट आर। आर तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये कौन सा है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर के अंदर रेजिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर की जगह एक्सी लिख लिया। एक्सी का वैल्यू देखा था हमने 1/ओमेगा सी के बराबर है। आई नॉट का वैल्यू 5 है यहाँ पे। बाद में ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे ढूंढा हमने 50, तो 50 लिख लिया। कैपेसिटेंस कितना है यहाँ पे, 5 माइक्रोफराड, यानी 5 × 10⁻⁶ फराड, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर 2 × 10⁴ वोल्ट आ जाएगा। ये आंसर यहाँ पे रख देंगे, ये 2 × 10⁴, बाकी का एज इट इज, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज का आंसर। सो आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं, अब बढ़ लेते हैं हम इसकी समरी पे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज का इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी माना था, जिससे करके हमें क्या मिला, करंट का इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी ओमेगा टी, यानी फेस दोनों का सेम था। यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट में याद रखना है करंट एंड वोल्टेज आर इन फेस डिफरेंस 0 था इसलिए। दूसरी एक बात देखी, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर थी, और हमने ऐसे वोल्टेज की लाइन बनाई थी और फेस सेम है या फेस डिफरेंस 0 है तो ऐसे करंट की लाइन बनाई थी। और इसका डायग्राम हमने रेजिस्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का देखा था कि रेजिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी चाहे कितनी भी चेंज हो, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से हमने देखा प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने माना था वोल्टेज का इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इंडक्टिव सर्किट में हमने क्या बोला था, प्राइमरी करंट का अपोज सेकेंडरी करंट करेगा, करंट पीछे चलेगा, वोल्टेज आगे चलेगा, करंट पीछे चलेगा, यानी आई इज इक्वल टू आई नॉट, पीछे चला माइनस कितना, π/2, ठीक है। यानी करंट पीछे चला, करंट लैग्स बिहाइंड दी वोल्टेज बाय π/t और 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा हमने देखा था आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर, तो इसके लिए आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय एक्सएल, एक तरीके का रेजिस्टेंस है जिसको बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्सएल का वैल्यू कितना होता था, ओमेगा एल, ठीक है। और बाद में हमने ओमेगा का वैल्यू 2πf रखा था, एल और बोला 2π और एल कांस्टेंट है तो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, तो ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन हमने बनाया था, ठीक है। बाद में इसका फेजर डायग्राम हमने देखा था, VL यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, करंट क्या चलता है, करंट पीछे चलता है, π/2 वोल्टेज आगे चलता है, ठीक है। दूसरा हमने देखा प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमने माना था V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या देखा, कैपेसिटर जो है वो स्टोर करता है करंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। यानी करंट आगे चलेगा, करंट आगे चलेगा यानी साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लगा देना, यानी करंट आगे चल रहा है, करंट लीड्स दी वोल्टेज बाय पोटेंशियल बाय π/2 और 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे हमने VC बना दिया, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और करंट कैसा है, करंट आगे चल रहा है जबकि यहाँ पे करंट पीछे चल रहा था, ठीक है। और हमने देखा यहाँ पे आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय एक्सएल, तो यहाँ पे आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय एक्सी, ये हो गया हमारा ओमेगा सी। ये 2πfc करते थे, याद हो तो 2πfc, 2π और c कांस्टेंट, तो एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, ऐसा कुछ ग्राफ हमने देखा था। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब जो टॉपिक हम देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आसानी से समझ में आ जाएगा। सीरीज LCR सर्किट। हमने पहले प्योर रेजिस्टिव सर्किट देखा, प्योर इंडक्टिव सर्किट देखा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट देखा, अब तीनों को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रेजिस्टर भी है, तो उसको हम बोल देंगे सीरीज LCR सर्किट। पैरेलल है नहीं हमारे सिलेबस में, तो हम सीरीज ही देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो कैसे बनाएंगे हम, L लगा दिया, इंडक्टेंस L इंडक्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर का R रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसको हमने एक AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम V का इक्वेशन मानने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने V का इक्वेशन मान लिया तो हमें पता है कि अगर हमने 10 माना तो यहाँ पे कितना जाएगा, सपोज 5 जाएगा, इसके अक्रॉस 2 जाएगा, इसके अक्रॉस 3 जाएगा, यानी कि V का इक्वेशन हर एक के लिए अलग अलग होने वाला है। लेकिन हमें यह भी पता है कि अगर डिवाइस सीरीज में है तो जो करंट यहां से जाएगा वही करंट यहां से जाएगा, वही करंट यहां से जाएगा, वही करंट यहां से जाएगा। यानी कि I का वैल्यू हम मानेंगे क्योंकि I चेंज नहीं होगा कोई भी डिवाइस में, लेकिन V का वैल्यू इसके अक्रॉस अलग, इसके अक्रॉस अलग, इसके अक्रॉस अलग। इसलिए अब हम I का वैल्यू मान के चलेंगे और V का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो I का वैल्यू हमने मान लिया कि कोई पर्टिकुलर टाइम पे पोलरिटी प्लस यहाँ पे है, नेगेटिव यहाँ पे, करंट यहाँ से निकला, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? जैसे कि करंट तो हमने ये ले लिया, ये करंट का डायरेक्शन, सपोज करंट का एरो मैंने ये बना दिया, ठीक है। अगर हम रजिस्टर की बात करें, तो रजिस्टर के केस में क्या होता है,
रजिस्टर के केस में शायद से बोर्ड बंद होगा, कोई बात नहीं, चालू कर देंगे फिर से। हाँ पता था बोर्ड बंद होगा, कोई बात नहीं, स्टार्ट कर लेते हैं अपन वापस से। तो प्योर रजिस्टर के केस में क्या होता था, प्योर रजिस्टर के केस में कि करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज, यानी करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज में होते थे, ठीक है। जबकि इंडक्टर के केस में क्या होता था, वोल्टेज आगे चलता था और कैपेसिटर के केस में क्या होता था, वोल्टेज पीछे चलता था। तो ये तीनों को हम कंबाइंड करके यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब वो कैसे रिप्रेजेंट करना है वो चीज ये बोर्ड शुरू होते ही हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वही अभी जो देखा वो कि यहाँ पे करंट और वोल्टेज सेम फेज से में है। V नॉट R का मतलब क्या निकला, मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर, सेम फेज में है, ठीक है। I यहाँ पे है। अगर हम इंडक्टर की बात करें, L की बात करें, तो क्या होता है, करंट का अपोज होता है, करंट पीछे चलता है, वोल्टेज आगे चलता है, तो वोल्टेज को आगे चला दिया, करंट पीछे चल रहा है, ठीक है। और अगर कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में क्या होता है, करंट आगे चलता है, वोल्टेज पीछे चलता है, तो वोल्टेज पीछे चल रहा है, करंट आगे चल रहा है। तो ऐसे हमने तीन वेक्टर बना दिए, एक V नॉट L जो करंट जो है पीछे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है, दूसरा बना दिया V नॉट R जो कि करंट की डायरेक्शन में ही होगा, फेज डिफरेंस कुछ है नहीं इसलिए, और तीसरा हमारा V नॉट C, ये क्या बताता है हमें, करंट आगे चल रहा है π/2 और ये पोटेंशियल पीछे है, किसके केस में, V नॉट C यानी मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। शायद से रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। अच्छा, उस पे से हम ये रिप्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। यहाँ पे V नॉट R है यानी रजिस्टर, R ये डायरेक्शन में बना दिया। यहाँ पे V नॉट L है, L यानी क्या, इंडक्टर, इंडक्टर के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो XL बना दिया। नीचे क्या बना देंगे, XC बना देंगे कैपेसिटर के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास तीन वेक्टर है, ये एक वेक्टर, ये दो वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर, ठीक है। अब तीनों का रिजल्टन हमें पता लगाना है, तो तीन वेक्टर का रिजल्टन हम ऐसे तो पता लगा पाएंगे नहीं। हाँ, अगर दो वेक्टर होंगे तो उसका रिजल्टन हम पता लगा पाएंगे। कैसे, जैसे कि यहाँ पे एक वेक्टर A है, यहाँ पे एक वेक्टर B है, तो दोनों का रिजल्टन हम ऐसे करके कुछ R बताते थे रिजल्टन। यहाँ पे तो तीन वेक्टर है, 1 2 और 3, तो तीनों का रिजल्टन कैसे निकालेंगे, तो ट्राई करते हैं तीन वेक्टर को दो वेक्टर में कन्वर्ट करने की, तब जाके हम रिजल्टन निकाल पाएंगे। कैसे, तो उसके लिए हम तीन केस कंसीडर करने वाले हैं। तो फर्स्ट टू केस देख लेते हैं पहले। तो केस नंबर 1 हम क्या करते हैं कि ये जो V नॉट L है वो बड़ा है V नॉट C से, यानी कि V नॉट L इज ग्रेटर देन, यानी कि ये सपोज मान के चलते हैं 5 न्यूटन है, तो ये सपोज 2 न्यूटन है, ठीक है। अगर ये 5 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, तो 5 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन यानी अभी भी 3 न्यूटन तो ऊपर है, यानी कि रिजल्टन ये दोनों का ऊपर आने वाला है, जिसको बोल देंगे क्या, 5 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, यानी V नॉट ऑफ L माइनस V नॉट ऑफ C, 3 न्यूटन अभी भी ऊपर आएगा। शायद से ये वेक्टर कैसे बनाया समझ में आ गया होगा। ये जो R है V नॉट R, ये तो एज इट इज बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ा है इससे, तो ये XL बड़ा है XC से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 5 न्यूटन, ये 2 न्यूटन, तो XL माइनस XC ऊपर आने वाला है 3 न्यूटन, तो XL माइनस XC ऊपर आने वाला है, R तो एज इट इज कर दिया। ये दोनों का रिजल्टन Z बोल देंगे हम, ठीक है। Z यानी क्या, इंपीडेंस, याद रखना, Z यानी क्या, इंपीडेंस। अब इंपीडेंस क्या है वो समझ लेते हैं पहले। तो अब हमारे पास तीन चीज है, LCR है। अगर अकेला R होता तो रेजिस्टेंस बोलते, अगर अकेला C होता तो उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते, अगर अकेला L होता तो उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते, ठीक है। अब तीनों जो कंबाइन होंगे, यानी तीनों का जो रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, उसको हम इंपीडेंस बोलते हैं, जिसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर तीनों का जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आता है उसको हम बोलते हैं इंपीडेंस। अकेला होता है इंडक्टर तो रिएक्टेंस, अकेला होता है कैपेसिटर तो रिएक्टेंस, लेकिन सब कंबाइन कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस को इंपीडेंस बोल देंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे ये दो वेक्टर मिल चुके हैं। अब रिजल्टन को हमने V मान लिया, V कुछ फाई एंगल ऊपर से पास होगा ऐसा हम समझ के चल रहे हैं, ठीक है। बस अब ये दो वेक्टर को हमें ऐड करना है रिजल्टन फाइंड करने के लिए। तो रिजल्टन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा क्या होता था, दो वेक्टर के बीच का एंगल, यहाँ पे 90 है,
ठीक है। 90 है तो cos 90 कितना होता है 0, यानी ये टर्म तो निकल गई, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही करना है रूट में। तो कैसे करेंगे, रिजल्टेंट की जगह ये v लिख लेंगे जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है दोनों का, v इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ये रहा हमारा va का स्क्वायर, v नॉट r का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर, तो प्लस इसका स्क्वायर, बात समझ में आ गई। और cos थीटा, थीटा कितना है 90, cos 90 0 तो लिखना नहीं है, स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट निकल गया, तो v स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट सिर्फ निकाल दिया, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, आर के लिए है तो आई नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, आई आर सो आई का स्क्वायर आर का स्क्वायर, ठीक है। वी नॉट ऑफ एल क्या होता है आई आर, लेकिन आर की जगह क्या लिखेंगे एक्सएल लिखेंगे क्योंकि किसके लिए है, इंडक्टर के लिए है, माइनस उसी तरीके से कैपेसिटर के लिए क्या लिखेंगे आई आर लिखेंगे, आर की जगह क्या लिखेंगे कैपेसिटर के लिए एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब यहां से हम आई नॉट स्क्वायर, यहां से आई नॉट स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा ना ऊपर लगेगा स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर लगा दिया हमने। अब स्क्वायर निकाल दिया तो यहां से स्क्वायर निकल जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है वो कुछ कुछ v बराबर आई आर जैसा लिख रहा है, v बराबर आई आर, ये जो r है, ये जो r है v बराबर आई आर, ये जो r है वो टोटल रेजिस्टेंस है, किसका, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर का। तो टोटल रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, अभी अभी हमने वर्ड देखा इंपीडेंस, तो ये हमारा क्या हो गया इंपीडेंस, तो ये v इज इक्वल टू आई जेड कर देंगे इसको, और z का वैल्यू क्या निकल के आएगा, z का वैल्यू ये निकल के आ जाएगा, z का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी क्यों लिखा है, एक्सी माइनस एक्सएल क्यों नहीं लिखा, एक्सएल हमने क्या माना था, बड़ा माना था, यानी एक्सएल माइनस एक्सी हुआ होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो डायग्राम है इसमें से भी हम बोल सकते हैं क्या, वोल्टेज जो है वो 5 फेज आगे चल रहा है, किससे, करंट से, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, यानी करंट पीछे चल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये तीन डिवाइस में से डोमिनेटिंग कौन सा होगा, डोमिनेटिंग कौन सा होगा, एक्स एल बढ़ा लिया है हमने, यानी डोमिनेटिंग एल होगा। जब भी इंडक्टर आता है करंट का अपोज करता है, करंट को पीछे छोड़ता है, वोल्टेज को आगे ले जाता है, करंट पीछे है वोल्टेज आगे है, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम द डायग्राम वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 5, ठीक है, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 5। अगर वोल्टेज आगे है करंट से तो करंट का इक्वेशन क्या, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस 5, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। आई होप बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ से एक टर्म है पावर फैक्टर, खाली नाम याद रखना है हमें, जब आप फर्दर स्टडी करोगे तब उसमें अच्छे से पावर फैक्टर क्या है बीएससी या इंजीनियरिंग में तब अच्छे से डिटेल में आएगा। तो पावर फैक्टर को हमेशा cos फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और cos फाई का वैल्यू किसके बराबर होता है, डायग्राम से हम पता लगा पाएंगे, cos फाई का वैल्यू होगा बेस बाय हाइपोटेनियस R बाय Z। और ये जो Z का इक्वेशन हम लाए, ये डायरेक्ट भी हम ला सकते थे ये डायग्राम का यूज करके, कैसे, पाइथागोरस लगा के, ये साइड किसके बराबर होगी एक्सएल माइनस एक्सी, यानी कि Z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, सो Z इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। सो आई होप बात समझ में आ गई होगी। हो गया केस नंबर 1, जब हमने क्या किया, ये बड़ा लिया ये छोटा लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, ये छोटा लेंगे ये बड़ा लेंगे, यानी उल्टा करेंगे, VC बड़ा लेंगे VL छोटा लेंगे, तो रिजल्टेंट नीचे आने वाला है, ठीक है। तो वही बात लिखी है यहाँ पे ये रहा हमारा V नॉट सी माइनस V नॉट एल, नीचे आ गया, ये करंट तो आई यहाँ पे ही है, V नॉट आर एज इट इज रखा है, यहाँ पे R कर दिया, यहाँ पे हमने V नॉट सी ग्रेटर देन V नॉट एल लिया है, तो एक्स ग्रेटर देन एक्सएल होगा, यानी ऊपर क्या था हमारा याद हो तो एक्सएल, नीचे एक्सी, अब एक्सी बड़ा है यानी नीचे लेने हम रिजल्टेंट इसका नीचे आएगा, और वापस से ये जो रिजल्ट आना है फाई एंगल पे उसको इंपीडेंस बोल देंगे, यहाँ पे फाई एंगल पे पोटेंशियल भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं क्या है, करंट आगे चल रहा है, पोटेंशियल पीछे चल रहा है। क्यों ऐसा, पोटेंशियल क्यों पीछे, करंट क्यों आगे, क्योंकि यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे एक्सी बड़ा है, यानी कैपेसिटेंस जो है वो डोमिनेट करेगा। कैपेसिटर क्या करता है, करंट स्टोर करता है, यानी करंट पहले चलेगा, V पीछे चलेगा, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि अगर I का इक्वेशन हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है, साइन ओमेगा टी है, ठीक है, साइन ओमेगा टी है करंट का इक्वेशन, तो वोल्टेज कैसा होगा, पीछे होगा, यानी क्या कर देंगे, वोल्टेज की इक्वेशन में -5 कर देंगे, फाई पीछे चल रहा है इसलिए, ठीक है। वापस से दो वेक्टर का रिजल्टेंट ढूंढेंगे, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे ढूंढेंगे, R इज इक्वल टू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, थीटा क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल, cos 90 0, यानी चला गया, a का स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। बाद में यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो ये रूट निकल गया, ठीक है। I इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, सो आई नॉट का स्क्वायर R का स्क्वायर, शायद से बात समझ में आ रही है। ये क्या होगा, आई नॉट R ही होगा, लेकिन R
की जगह XC लिख लेंगे, ये क्या होगा V बराबर IR होगा, लेकिन R की जगह XL लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से I नॉट का स्क्वायर, I नॉट का स्क्वायर, I नॉट का स्क्वायर कॉमन, तो बचा क्या R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, रूट निकाला तो आई इसका भी स्क्वायर निकल गया, स्क्वायर निकाला तो इसका स्क्वायर निकल गया, रूट में आ गया ये टर्म। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, V इज इक्वल्स टू I नॉट इंटू Z से, फिर V इज इक्वल्स टू IR से बोल सकते हैं, IR से। R की जगह Z लिखा है, क्यों, ये टोटल क्या मिला है हमें, रेजिस्टर, जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, तो वही लिखा है टोटल इम्पीडेंस। और Z का वैल्यू किसके बराबर होगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे XC माइनस XL लिखा, क्यों, XL माइनस XC नहीं लिखा, XC यहाँ पे बड़ा है इसलिए XC माइनस XL लिखा। पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा था, XL माइनस XC था, तो फाइनली इन जनरल एक इक्वेशन हमें मिल गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू XL डिफरेंस, ये जो सिंबल होता है डिफरेंस का सिंबल होता है XC, यानी अगर XL बड़ा है तो XL माइनस XC, अगर XC बड़ा है तो XC माइनस XL, इन शॉर्ट डिफरेंस लेना है हमें, पॉजिटिव डिफरेंस, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। और डायग्राम पे से हमने क्या बोल दिया, V पीछे चल रहा है, V पीछे चल रहा है, यानी कि I आगे चल रहा है, I का इक्वेशन ये था तो V का इक्वेशन -5 कर दो, खत्म करो बात, ठीक है। पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर की बात करें cos phi की, तो ये डायग्राम पे से बोल देंगे cos phi इज इक्वल टू क्या, बेस बाय हाइपोटेनियस R बाय Z। और ये जो इक्वेशन हम लाए हैं इम्पीडेंस का, ये इक्वेशन इससे भी हम ला सकते थे, कैसे, पाइथागोरस लगा देंगे, Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, सो Z इज इक्वल टू, ये आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो केस कंसीडर हमने किए। पहले में हमने क्या किया, ऊपर का जो VL था वो बढ़ा लिया VC से, बाद में VC बढ़ा लिया VL से, तो नीचे आ गया था, ठीक है। अब दोनों अगर बराबर होते हैं तो यानी VL और VC दोनों बराबर है, यानी XL और XC दोनों बराबर है, तब क्या होगा, तो वो हमारा होगा केस नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, केस नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। क्या है वो केस, VL इज इक्वल्स टू VC, यानी ऊपर का और नीचे का 5 न्यूटन दोनों बराबर है, यानी कि ऊपर का XL और XC दोनों बराबर है, तब क्या होगा, तो ये केस को हम बोलते हैं रेजोनांस कंडीशन, ठीक है। अब रेजोनांस कंडीशन में क्या होता है, तो 3 बातें हमें याद रखनी है। रेजोनांस कंडीशन में सबसे पहले तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। क्यों मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, क्योंकि सर्किट जो है वो प्योर रेसिस्टिव बन जाएगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, उसका पावर फैक्टर यूनिटी यानी कि 1 हो जाएगा, उसे रेजोनांस बोलते हैं। बस एक बार, रेजोनांस की कौन सी कंडीशन होती है, जब XL बराबर XC हो, यानी VL बराबर VC हो। तो जब XL बराबर XC होगा तब क्या होगा, नंबर 1 मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, क्यों, क्योंकि सर्किट क्या बन जाएगा, प्योर रेजिस्टिव और पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। अब कैसे ये बातें समझे, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन हमें लिखना है एग्जाम में अगर पूछते हैं तो सबसे पहले तो XL बराबर XC, ठीक है, XL बराबर XC, XL बराबर XC यानी क्या, ये XL, ये XC, ये Z। XL बराबर XC यानी क्या, ये 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका जो रिजल्टन ऐसे कुछ आता था ऊपर या फिर नीचे आता था, अब क्या हो जाएगा, R के साथ ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। ये अब पहले क्या था अपना, 5 था 3 था तो ऊपर आता था रिजल्टन, बाद में ये सॉरी इसका दोनों का ऊपर रिजल्टन आता था, और Z यहाँ से कुछ फाई एंगल पे आता था, ठीक है, Z आता था। इस केस में क्या है, दोनों कैंसिल हो गए तो R की लाइन में ही Z आने वाला है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे Z बराबर R हो जाएगा, Z बराबर R हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकला, Z मिनिमम हो चुका है। क्यों मिनिमम हो चुका है, Z का वैल्यू कम क्यों हो चुका है, XL बराबर XC के कारण, क्योंकि हमने अभी देखा था इंपीडेंस का इक्वेशन, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर XL माइनस XC का स्क्वायर। यहाँ पे XL माइनस XC का स्क्वायर कितना वैल्यू आएगा, 0 वैल्यू आएगा, यानी Z बराबर R हो जाएगा। यानी पहले ये था 3 + 2, अब क्या हो गया, ये 0 हो गया, यानी 3, यानी Z का वैल्यू अब कम हो गया, यानी Z का वैल्यू मिनिमम बन गया है। अगर Z का वैल्यू मिनिमम बना तो हमें क्या फायदा हुआ, हमें पता है V इज टू IR, यानी V इज टू IZ, सो I इज टू V/Z। Z का वैल्यू मिनिमम हो गया तो करंट बढ़ गया, यानी कि सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट लाइन शायद से समझ में आ गई होगी, मैक्सिमम करंट विल फ्लो इन सर्किट। अब दूसरी लाइन समझते हैं, सर्किट बिकम्स प्योर रेजिस्टिव। जो LCR था पूरा उसमें से R ही रह जाएगा, प्योर रेजिस्टिव। कैसे, तो हमारा सेकंड पॉइंट है ये रहा, VL बराबर VC, VL बराबर VC, ठीक है, यानी ऊपर VL था नीचे VC था, ठीक है, करंट ये डायरेक्शन में था और ये VR था, दोनों बराबर है, यानी भी 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन, दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, यानी कि यही बचेगा सिर्फ, यानी कि इसको अगर मैं बनाऊं यहाँ पे दो निकाल के तो ये VR हो जाएगा और ये I हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेज में है, यानी कि फेज डिफरेंस दोनों के बीच का
जीरो है, यानी वोल्टेज इज इन फेज विथ करंट। और ये कब आता है, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आता है। तो वही लिखा है हियर, आई इज इन फेज विथ वी, सो सर्किट बिकम्स प्योर रेजिस्टिव। तो सेकंड का भी मतलब समझ में आ गया होगा कि सर्किट प्योर रेजिस्टिव बन जाती है। थर्ड देख लेते हैं कि पावर फैक्टर, उसका यूनिटी कैसे होता है। पावर फैक्टर का इक्वेशन अभी हमने देखा था, cos phi इज इक्वल टू R बाई Z, और यहाँ पे देखा Z बराबर R है, यानी कि Z की जगह क्या रख दो, R रख दो, तो R बाई R कैंसल, cos phi इज इक्वल टू 1, cos phi को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, 1 को क्या बोलते हैं, यूनिटी, तो पावर फैक्टर क्या बन जाएगा, यूनिटी बन जाएगा। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इतनी बात याद रखनी है, रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल बराबर एक्सी होगा, जिसके कारण क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। कैसे देख लिया, क्योंकि मिनिमम इंपीडेंस होगा, ठीक है, इसलिए मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। तीसरा क्या देखा हमने, इसके अंदर सर्किट कैसी बन जाएगी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगी, और पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। तो शायद से स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब क्वेश्चन आएगा कि रेजोनेंस करने के लिए कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा जिसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, सर्किट प्योर रेजिस्टिव बन जाएगा और पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगा, जो एसी सोर्स है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे हम, और ऐसी फ्रीक्वेंसी करेंगे जिससे करके एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए, ठीक है, और वो फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे रेजोनेंस होता हो उसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो वही लिखा है, द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, ठीक है। अच्छा, अब एक्सएल बराबर एक्सी पे रेजोनेंस होने वाला है। एक्सएल क्या था, ओमेगा एल, हमने ओमेगा नॉट एल ले लिया है। एक्सी क्या था, 1 अपॉन ओमेगा सी, हमने ओमेगा नॉट सी ले लिया है। यहाँ पे ओमेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर 1 अपॉन एल नीचे, एल सी, तो ओमेगा स्क्वायर निकाल दिया, रूट एल सी। ओमेगा का वैल्यू पता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ नॉट 1 अपॉन ये, तो 2 पाई को यहाँ रख दिया। तो ये इक्वेशन याद रखना, इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। एल क्या हो गया, इंडक्टेंस, सी हो गया कैपेसिटेंस। अब यही चीज को और अच्छे से समझते हैं, हम इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जिस पे एक्सएल बराबर एक्सी होगा, और ये फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। क्यों मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो जाएगा, इंपीडेंस जो है मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, यही चीज को हम अलग तरीके से समझेंगे करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ से। ये कुछ ग्राफ ऐसा होगा, ये फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है ये वाली, जिस पे एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, जिसके कारण करंट का फ्लो मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब जो 3 ग्राफ हमने देखे थे उसको कंबाइन करते हैं। कैसे, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अगर याद हो तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट का ऐसा ग्राफ बनाया था जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, कांस्टेंट। बाद में हमने एक्सएल का ग्राफ ऐसे बनाया था, याद है, अगर याद हो तो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है। बाद में हमने एक्सी का ग्राफ ऐसे बनाया था, एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, शायद से याद हो तो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये ग्राफ और ये ग्राफ एक दूसरे को ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन सा, एक्सएल और एक्सी का ग्राफ, और यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एफ नॉट, और ये एफ नॉट पे दोनों कौन बराबर होंगे, एक्सएल का वैल्यू और एक्सी का वैल्यू सेम होगा। यानी कि मान के चलते हैं ये पॉइंट पे 5 वैल्यू है, तो एक्सएल भी 5 होगा, एक्सी भी 5 होगा, यानी एक्सएल बराबर एक्सी एफ नॉट पे हो जाएगा, ठीक। इतनी बात शायद से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि अब तक हमने किसकी बात करी, एक्सएल की बात करी, एक्सी की बात करी। एक्सएल और एक्सी क्या करते हैं, एक्सएल और एक्सी डिसाइड करते हैं कि कौन से टाइम पे रेजोनेंस हो, एक्सएल बराबर एक्सी होने पर रेजोनेंस होगा, यानी एक्सएल और एक्सी क्या डिसाइड करते हैं, कौन से टाइम पर रेजोनेंस हो। अभी तक हमने रेजिस्टेंस की या रेजिस्टर की बात करी नहीं है। अब रेजिस्टर क्या करेगा, तो रेजिस्टर जो है वो रेजोनेंस में मेन रोल प्ले करता है, वो कहानी का हीरो है। रजिस्टर बोलता है कि एक्सएल और एक्सी तुम दोनों मिलके टाइम डिसाइड कर दो रेजोनेंस का, लेकिन रेजोनेंस होने के बाद जो रेजोनेंस की इंटेंसिटी जो है वो तो मैं कंट्रोल करूंगा। यानी कि रेजोनेंस कैसे कंट्रोल होता है, रेजोनेंस यानी कि मैक्सिमम करंट विल फ्लो, यानी रजिस्टर जो है रेजिस्टेंस, वो कितना करंट फ्लो होने देना है वो रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा। यानी रेजोनेंस की इंटेंसिटी कौन डिसाइड करता है, रजिस्टर डिसाइड करता है। कैसे देख लेते हैं, तो वही लाइन लिखी है, एक्सएल एंड एक्सी डिसाइड्स द टाइम of resonance but R controls the intensity of resonance by controlling the flow of current, ठीक है। अब कैसे, तो ये ग्राफ के तौर पे हम समझ लेते हैं। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, ये येलो लाइन से ग्राफ बनाई है जिसमें रेजिस्टेंस 3R के बराबर है। दूसरी एक लाइन बनाई हमने रेजिस्टर की 2R के बराबर है। तीसरी एक लाइन बनाई है जिसमें रेजिस्टेंस R के बराबर है। ये हमारा हो गया F0 एक्सएल बराबर एक्सी,
ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा। अच्छा, अगर देखें 3R यानी रेजिस्टेंस ज्यादा है, 3 टाइम्स R है, तब करंट कितना होगा? कम होगा। क्यों करंट कम होगा? V बराबर क्या होता है? IR, तो I बराबर क्या होगा? V बाई R। अगर रेजिस्टेंस कैसा है? 3R ज्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा। तो करंट कम फ्लो हुआ यानी मैक्सिमम करंट तो नहीं फ्लो हो रहा है, कम करंट फ्लो हो रहा है, यानी कम रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, करंट रेजिस्टेंस को और हमने कम किया, 3R से 2R किया, यानी कि रेजिस्टेंस को हमने क्या किया? थोड़ा कम किया, करंट बढ़ा। करंट कितना बढ़ा? यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा हुआ, पाई एम्पियर। ठीक है, और करंट कम किया, और करंट कम किया, और रेजिस्टेंस कम किया, R कर दिया सिर्फ। ठीक है, तो R कम करने पर करंट और बढ़ा, 10 एम्पियर हो गया, यानी कि करंट फ्लो बढ़ता जा रहा है, रेजोनेंस की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। रेजोनेंस की इंटेंसिटी कौन कंट्रोल कर रहा है? रेजिस्टर कंट्रोल कर रहा है बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे जो कर्व की शार्पनेस है, यहाँ पे एकदम ऐसे डल है, फिर शार्प है, फिर एकदम शार्प है। शार्पनेस जो है कर्व की, वो क्या बताती है हमें? रेजोनेंस की इंटेंसिटी बताती है। तो वही लिखा है, शार्पनेस ऑफ कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, उसी तरीके से ये जो शार्पनेस जो कर्व की है, वो क्या बताती है? अमाउंट ऑफ करंट बताती है। जितना ज्यादा शार्प उतना ज्यादा रेजोनेंस, उतना ज्यादा करंट का फ्लो। शार्पनेस ऑफ कर्व इज इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ करंट। सो आई होप रेजोनेंस अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो ये सारी बातें थी रेजोनेंस की, सर्किट थियरी की। अब आखिरी पार्ट हम ले लेते हैं चैप्टर का, जो कि है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर यानी क्या कि वो एक डिवाइस है जो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म यानी ले जाता है, एक ट्रांसमिट करता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे। और आफ्टर द ट्रांसमिशन और ट्रांसमिट करने के बाद ट्रांसफार्मर क्या करेगा? वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा। ठीक है, या ईएमएफ को इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा। ट्रांसफार्मर का सिंपल सा फंक्शन, वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म किया, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने के बाद इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, और उसके हिसाब से उसके दो टाइप आते हैं। पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा? वोल्टेज को ट्रांसमिट किया, ठीक है, बाद में लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। स्टेप अप लिखा है। ठीक है, क्या किया? इट विल ट्रांसमिट लो वोल्टेज टू हाई में कर दिया, लो टू हाई कर दिया, स्टेप अप कर दिया। अब क्वेश्चन आएगा कि वोल्टेज को क्यों हाई करना है? एज फॉर एग्जाम्पल, जो पावर स्टेशन होते हैं वहां पे बनता है, करंट बनता है। अब वहां से करंट अगर हमारे घर तक भेजना है तो ज्यादा वोल्टेज हमें चाहिएंगे। अगर कम वोल्टेज में हम भेजेंगे तो इतने सारे लॉसेस होंगे वायर के अंदर, जो किलोमीटर लंबे वायर होते हैं उसमें इतने सारे लॉसेस हो जाएंगे कि वोल्टेज हमारे घर तक आ ही नहीं पाएगा। तो पावर स्टेशन के बाहर स्टेप अप ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं, जिसके कारण वोल्टेज हाई हो जाता है और वो हाई वोल्टेज को भेजा जाता है। ठीक है, तो कहां पे रखे जाते हैं? नियर टू पावर स्टेशन। उसी तरीके से दूसरा आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। डाउन यानी वो क्या करेगा? वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को लो कर देगा। हाई वोल्टेज होगा तो लो कर देगा। अब हाई वोल्टेज को लो करने की क्या जरूरत पड़ी? जो पावर स्टेशन से जो वोल्टेज आ रहा है, इतना हाई वोल्टेज अगर हमारे घर में आ जाए तो हमारे फ्रिज, टीवी, एसी जो है वो स्पॉइल हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। तो वो हाई वोल्टेज को लो करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारे घर के बाहर भी हो सकता है या सोसाइटी के पास भी हो सकता है, जो वोल्टेज को डाउन कर देगा। तो वही लिखा है नियर टू हाउस और सोसाइटी। तो ये ट्रांसफार्मर के दो टाइप है। अब क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसफार्मर ऐसा करता कैसे है, कैसे वोल्टेज हाई कर देता है, कैसे वोल्टेज लो कर देता है, उसका प्रिंसिपल क्या है? तो उसका प्रिंसिपल सिंपल सा है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहले ही समझ चुके हैं। उसमें हमने क्या देखा था कि अगर दो कॉइल को पास में रखा जाए, एक दूसरे के पास में रखा जाए, और एक कॉइल में से चेंजिंग करंट पास किया जाए तो उसमें से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ये जो दूसरी कॉइल है उसके साथ फ्लक्स चेंज करेगा। फ्लक्स चेंज करेगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या होगा? फ्लक्स चेंज होने पर उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा और करंट फ्लो होगा। उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो वही बात लिखी है, इफ टू कॉइल्स आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर एंड इफ इन वन कॉइल चेंजिंग करंट विल पास, देन फ्लक्स लिंक्ड विद द अदर कॉइल विल चेंज एंड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ विल इंड्यूस एंड इंड्यूस करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। बस इतना ही है। ठीक है, अब कैसे होता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ट्रांसफार्मर बना के रखा है। ऐसा ही डायग्राम एग्जाम में भी बना के आना है। ये जो हमारा येलो कलर का जो सॉलिड चीज है उसको बोलते हैं सॉफ्ट आयन कोर, जो फेरोमैग्नेट की बनी होती है। ठीक है, फेरोमैग्नेट क्या करता है? सारी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास कराने की कोशिश करता है, इसलिए वो फेरोमैग्नेट से बनी होती है। अब एक साइड पे कुछ ऐसी कॉपर की वाइंडिंग या कॉपर की कॉइल होती है, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल को हम इनपुट वोल्टेज देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट देते हैं, जिसका पोटेंशियल वीपी या फिर ईपी भी बोल सकते हो।
ठीक है। बाद में यहाँ पे दूसरी एक वाइंडिंग होती है जिसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग या सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, जहां पे हमें आउटपुट मिलता है जिसे हमें सेकेंडरी साइड का आउटपुट ES बोलते हैं। प्राइमरी साइड कुछ आउटपुट दिया तो सेकेंडरी साइड भी पहुंच जाएगा, ठीक है। होगा क्या, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट दिया, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट देने पर क्या होगा, करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके कुछ पास होगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके कुछ पास होगी, इसके अंदर पास होगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, चेंजिंग है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है तो क्या होगा, फ्लक्स ये कॉइल के साथ जो लिंक कर रहा है वो चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या होगा, इसके अंदर कुछ EMF इंड्यूस होगा d∅dt के बराबर, ठीक है। मान के चलते हैं यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक है प्राइमरी साइड φp, वो कितना है, फ्लक्स यानी क्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू एरिया। कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही है, 1 2 2। यहां से कितनी पास हो रही है, यहां से सेकेंडरी साइड पे भी 2 पास हो रही है, φs इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो φs इज इक्वल टू φp हम लिख सकते हैं, φp इज इक्वल टू φs जो किसके बराबर मान लेंगे, φ के बराबर मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे कितना EMF होगा, सो प्राइमरी साइड पोटेंशियल EP इज इक्वल टू फैराडे के सेकंड लॉ के हिसाब से d∅p/dt हो जाएगा। अब ये φp की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं, ठीक है। φp की जगह फाई लिख लिया, और ये φp किसके लिए लिया हमने, सिर्फ और सिर्फ एक टर्न के लिए। प्राइमरी साइड तो कितने टर्न है, NP टर्न है, तो एक के लिए φp, तो N टर्न के लिए NP φp, ठीक है। तो NP φp की जगह हमने फाई मान के रखा है। NP कांस्टेंट तो बाहर निकाल दिया तो हमें एक इक्वेशन मिल गया प्राइमरी साइड। ऐसे ही सेकेंडरी साइड में कितना EMF आएगा, यहाँ पे ES इज इक्वल टू सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, NS है, तो NS d∅, S नहीं लिखेंगे, क्यों, φs 5 के बराबर है dt, बस 3/2 कर दो, 3/2 कर दो तो ES/EP हो जाएगा, NS/NP, d∅t/d∅t, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो NP/NS/NP। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इससे हमें क्या जानने को मिला, ES इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NS, EP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NP, यानी जो EMF होगा या वोल्टेज होगा वो नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा, जो EMF होगा वो नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा। यानी कि जैसे जैसे हम N का वैल्यू बढ़ाएंगे, E का वैल्यू, EMF का वैल्यू भी बढ़ेगा, वोल्टेज का वैल्यू भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या निकला कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर ये क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा। अगर वोल्टेज को बढ़ाया यानी ES इज ग्रेटर देन EP होगा, वोल्टेज को बढ़ाया, यहाँ पे 2 वोल्ट था, यहाँ पे 5 कर दिया, यानी ES इज ग्रेटर देन EP। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पोटेंशियल जो है नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। इसका मतलब क्या निकला कि सेकेंडरी साइड क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे, यानी NS कैसा होगा, ज्यादा होगा NP से, ठीक है। तो स्टेप अप में क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा। क्यों वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे, पोटेंशियल वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। बात समझ में आ गई। अच्छा, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाया है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी ये वहां पे 5 वोल्ट था तो यहाँ पे 2 कर दिया, यानी ES कम है EP से, ES कम है EP से। क्यों ऐसा, E किसके प्रोपोर्शन में है, N के प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 2 कर दिया। 2 क्यों किया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न NS जो है वो कम होंगे NP से, आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं करंट का क्या होगा। स्टेप अप में वोल्टेज तो बढ़ जाता है सेकेंडरी साइड, ठीक है, करंट का क्या होगा, तो उसके लिए हम बात करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर की। आइडियल ट्रांसफार्मर यानी ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई पावर लॉस नहीं है, कोई भी पावर लॉस नहीं होता है, यानी कि पावर इनपुट पे जो हो देंगे वही आउटपुट में मिलेगा। पावर का इक्वेशन क्या होता है, P इज इक्वल टू VI, ठीक है। तो यहाँ पे V की जगह E लिख लिया EMF का, और I एज इट इज पावर एट इनपुट कौन सा होता है, प्राइमरी साइड, तो EP/IP इज इक्वल टू सेकेंडरी साइड आउटपुट है तो ES/IS, ठीक है। अब यहाँ पे ES/EP करेंगे तो IP/IS आ जाएगा, यानी कि ES is inversely proportional to IS, EP is inversely proportional to IP, यानी पोटेंशियल जो है करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होगा। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट साइड पोटेंशियल बढ़ रहा था तो करंट को कम होना पड़ेगा, अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो करंट को कम होना पड़ेगा। एक चीज को तो कम होना पड़ेगा तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन वैलिड होगा। दोनों बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या, कि एनर्जी इज क्रिएटेड, ठीक है। यानी कि स्टेप अप में प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट को कम होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या था,
सेकेंडरी साइड यानी आउटपुट साइड कैसा था, पोटेंशियल ज्यादा था, तो करंट कैसा हो जाएगा, करंट सेकेंडरी साइड कम हो जाएगा, लेस देन आईपी हो जाएगा। क्यों सेकेंडरी साइड वोल्टेज बढ़ता था, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ टर्न कैसे थे, वहां पे नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी से ज्यादा थे। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी साइड क्या होता था, पोटेंशियल कम होता था, तो सेकेंडरी साइड पोटेंशियल लेस होता था, ठीक है। क्यों लेस होता था, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न लेस होते थे। अब सेकेंडरी साइड पोटेंशियल कम हो गया यानी करंट बढ़ गया, ठीक है, इसके हिसाब से करंट बढ़ गया, ये सेकेंडरी साइड क्या हो गया, करंट बढ़ गया, ठीक है। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। अच्छा, इस पे से हम एक इंपॉर्टेंट चीज निकाल सकते हैं कि अभी अभी हमने देखा था ईस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न यानी ES by EP = NS by NP, और यहां से हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला ES by EP = IP by AS, ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम मर्ज करते हैं तो ES by EP किसके बराबर होगा, NS by NP के बराबर, ठीक है। और ES by EP वापस से किसके बराबर होगा, IP by IS के बराबर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रख लेना, ठीक है। अब इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल में देखे रखा है कुछ प्राइमरी साइड जो वाइंडिंग है उसके टर्न 100 है, प्राइमरी साइड पोटेंशियल इतना है, करंट प्राइमरी साइड इतना है, सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न देके रखे हैं, और पूछा है फाइंड वोल्टेज एंड करंट एट सेकेंडरी साइड। वोल्टेज यानी ES ढूंढना है और दूसरा क्या ढूंढना है, IS ढूंढना है। दोनों वैल्यू हमें ढूंढ के बतानी है। कैसे बताएंगे, देख के ही हम सिंपल सी बात कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पे हमने क्या देखा है कि भाई पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। यहाँ पे 100 टर्न है, 100 टर्न पे 220 है, ठीक है। तो यहाँ पे 200 है, डबल हो गया, अगर एन डबल हो गया तो पोटेंशियल भी डबल, तो पोटेंशियल डबल 440 वोल्ट, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमें मिल गया पोटेंशियल 440, क्यों, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है। E कितना है हमारा 220, 100 पे तो 200 पे तो डबल हो जाएगा, तो 440। अच्छा, दूसरा हमें ढूंढना है कि कितना इसका करंट होगा, तो करंट के लिए हम क्या करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन यानी 220 का 440 हुआ, डबल हुआ, ठीक है। पोटेंशियल बढ़ा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा, करंट इससे आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, उसको अच्छे से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले पोटेंशियल ढूंढना है तो ये इक्वेशन तो हमें पता है। हमें क्या ढूंढना है, सेकेंडरी साइड, तो ES को सब्जेक्ट बना दिया, NS by NP EP, NS NP 200 देके रखा है, NP 220 देके रखा है, ठीक है, EP 220 देके रखा है। यहाँ से एक जीरो 440 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। IS ढूंढना है तो अब ये और ये कंपेयर करा देंगे, ठीक है। सो ES by EP = IP IS, IS को सब्जेक्ट बनाया, IP 10 देके रखा है, प्राइमरी साइड का करंट, IP 220 देके रखा है, सॉरी EP 220 देके रखा है, और ये अभी अभी हमने ढूंढा ES 440, यहाँ से कैंसिल 22 2 5 एम्पियर आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये भी चीज क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ लेते हैं। अब ट्रांसफॉर्मर के दो टाइप आते हैं बेसिकली, आइडियल ट्रांसफॉर्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर यानी ऐसे ट्रांसफॉर्मर जिसमें कोई भी पावर का लॉस नहीं होता, और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर यानी क्या, पावर का कुछ लॉस होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जब हम बाइक खरीदते हैं तो बाइक के कैटलॉग में लिखा होता है कि इसका जो एवरेज है वो होगा हमारा 100 किलोमीटर पर लीटर, ऐसा कुछ लिखा होता है। लेकिन एक्चुअल में वो आइडियली बताते हैं नो लॉस इन पावर, लेकिन जब एक्चुअल में हम रोड पे चलाते हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, तब 100 से तो कम ही आता है उसका एफिशिएंसी, ठीक है। तो आइडियल यानी नो लॉस इन पावर, यानी कि जो पावर इनपुट पे दिया वही आउटपुट पे मिलने वाला है। पावर यानी क्या, V/I, इनपुट पे क्या था प्राइमरी साइड तो P लगा दिया, आउटपुट पे क्या था सेकेंडरी साइड तो S लगा दिया, ठीक है। और एफिशिएंसी जो होता है ट्रांसफॉर्मर का, उसका इक्वेशन होता है पावर एट इनपुट बाय पावर एट आउटपुट इनटू 100%। इनपुट पे जो पावर है वही आउटपुट पे पावर है। इनपुट पे 5 वाट था तो ये आउटपुट पे भी 5 वाट है, 5 से 5 कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई विथ 100, यानी आइडियल ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी किसके बराबर होगी, 100 के बराबर होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ पावर के लॉस होते हैं जिसको हम प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, पावर लॉस होता है, यानी इनपुट पे सपोज 5 वाट हमने पावर दिया तो आउटपुट पे क्या होगा, पावर लॉस हो जाएगा, यानी 2 पावर का लॉस हो गया, 3 मिला हमें, ठीक है। यानी EP/IP इज ग्रेटर देन ES/IS। एफिशिएंसी का इक्वेशन पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट 5/3, ठीक है। 5/3 1 से कम आएगा, मल्टीप्लाई विथ 100%, यानी इसका एफिशिएंसी 100 से कम आएगा। बात समझ में आ रही है शायद से। तो ट्रांसफॉर्मर कैन मेड 99% एफिशिएंट, 99% तक तो एफिशिएंट बना सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी एफिशिएंसी तो 100 से तो कम ही रहने वाली है, ठीक। आई होप
आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर भी क्लियर हो चुके होंगे। अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में हमने क्या देखा, कुछ पावर का लॉस होता है, कुछ एनर्जी का लॉस होता है आउटपुट साइड पे। क्यों लॉस होता है, कौन से कारण होते हैं वो देख लेते हैं। तो एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, पहला जो कारण होता है वो होता है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज यानी क्या, फाई यानी क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। मान के चलते हैं यहाँ पे प्राइमरी साइड हमने कुछ करंट दिया, इसको कुछ करंट दिया यानी चेंजिंग करंट दिया, कुछ मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग बनी। कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी, 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बने, 1 2 3 4 4। तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी साइड कितना हो गया, 4। क्या ये चारों फील्ड लाइन यहां से पास होगी, नहीं, यहां से एक फील्ड लाइन ऐसे निकल गई, एक फील्ड लाइन ऐसे निकल गई, यानी यहां पे कितना फ्लक्स पहुंचा, ये कॉइल पे तो 2 का ही फ्लक्स पहुंचा, यानी कि यहां पे क्या हो गया, फ्लक्स का लीकेज हो गया। 4 दिया था, 2 लीक हो गया बाहर, यानी पावर का लॉस आउटपुट पे हमें मिल गया। तो ये बात वही लिखी है कि 20% फ्लक्स लीक हो जाएगा, जिसके कारण आउटपुट पे उतना पावर पहुंच नहीं पाएगा, यानी कि इनपुट का पावर ज्यादा होगा, आउटपुट का पावर कम होगा, तो एफिशिएंसी 100 से कम रहेगी। ठीक है। दूसरा है रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। जो भी कॉइल बनाई गई होती है, ये वाली कॉइल प्राइमरी और सेकेंडरी, ये कॉपर की होती है, इसके पास कुछ रेजिस्टेंस होता है। करंट पास किया तो बट ऑब्वियस उसमें हीट आएगा, किसके अकॉर्डिंग, H = I²RT। हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाएगी, चली जाएगी, यानी कि जो इनपुट पे हमने दिया वो तो हीट डिसिपेट हो गया था, आउटपुट पे बहुत कम पावर गया, यानी आउटपुट पे कम पावर गया तो एफिशिएंसी 100% नहीं मिलेगा। ठीक है। तीसरा रीजन होता है एडी करंट। एडी करंट यानी क्या, जब यहाँ पे हम प्राइमरी कॉइल से करंट पास कराते हैं तो ये करंट, ये जो हमारा कोर मटेरियल है उसमें भी जाता है, और वो जो करंट है वो कोर के सरफेस पे घूमता रहता है और सरफेस के अंदर बाहर भी जाता रहता है, सरफेस के अंदर बाहर भी सर्कुलर फॉर्म में जाता रहता है। ठीक है। अगर ये करंट को हम IE मान ले, IE करंट मान ले, और कोर का जो रेजिस्टेंस है उसे R ऑफ कोर मान ले, RC मान ले, ठीक है, RC मान ले, तो क्या होगा, कुछ टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है तो वापस से अकॉर्डिंग टू हीट = जूल्स लॉ, I²RT क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाएगी, वो एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो गई यानी आउटपुट पे कम पावर जाएगा, यानी कि इनपुट का ज्यादा होगा, आउटपुट का कम होगा, यानी कि एफिशिएंसी जो है उसका 100% से कम रहने वाला है। और एक लॉस का नाम है जिसे बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। अब ये जो टॉपिक है हिस्टेरिसिस, ये हमने मैग्नेटिज्म इन मैटर के 1 शॉट में देखा हुआ है, तो जल्दी से देख लेते हैं ये क्या, कौन सा लॉस है। तो हमने देखा था कि 0 से स्टार्ट होता था, फिर ऐसे करके मैग्नेटाइज हो जाता था, फिर डीमैग्नेटाइज होता था, रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता था, फिर वापस से डीमैग्नेटाइज होता था, यानी एसी करंट देते हैं तब क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज। कौन, कोर मटेरियल, जो कोर हमने फेरोमैग्नेट का लिया है वो मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, और ऐसा कुछ कर्व बनेगा। और मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी ये कर्व के अंदर जो एरिया है वो एनर्जी को क्या बोलते हैं, एरिया अंडर द कर्व, वो एनर्जी लॉस हो जाएगा, यानी वो एनर्जी का लॉस हो गया, आउटपुट पे पहुंच नहीं पाया, आउटपुट पे कम पावर गया, यानी कि एफिशिएंसी 100% से कम आ गया। तो वही लाइनें सारी यहाँ पे लिखी है, शायद से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है। अब देख लेते हैं आखिरी टॉपिक जो कि है पावर फैक्टर। हमें पता है कि डीसी जो सोर्स होता है, पावर सोर्स, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, कांस्टेंट रहता है। तो डीसी के लिए हम पावर P = VI बोल सकते हैं, ये इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में भी। लेकिन एसी में क्या होता है, एसी पावर सोर्स में क्या होता है, करंट और वोल्टेज अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है समय के साथ। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम t के लिए अगर हम मान के चले वोल्टेज V के बराबर है और करंट I के बराबर है, तो वो पर्टिकुलर टाइम t के लिए पावर का वैल्यू होगा P, और वो पर्टिकुलर टाइम के लिए पावर P किसके बराबर होगा, V × I होगा। एवरेज पावर की बात करें फॉर 1 साइकिल, ठीक है, एवरेज पावर की बात करें फॉर 1 साइकिल, तो उसका इक्वेशन आएगा Vrms × Irms × cos phi। इसका डेरिवेशन है नहीं, वी हैव टू एक्सेप्ट, प्रूफ है नहीं इसका, हमें समझ लेना है कि यही होता है। ठीक है। अब Vrms का वैल्यू क्या होता है, V0/√2। ठीक है। IRMS का क्या वैल्यू होता है, I0/√2, ये भी हमें पता है, साथ में लगा दिया। cos phi को क्या बोलते हैं, cos phi को बोलते हैं पावर फैक्टर। बस इतना डिटेल में है नहीं हमारे सिलेबस में, इतना ही हमें याद रखना है। इस पे से एक इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है क्या, कि जो भी पावर कैलकुलेट किए जाते हैं वो हमेशा एवरेज पावर के फॉर्म में कैलकुलेट किए जाते हैं। तो लिखा है ऑलवेज एवरेज पावर इज कैलकुलेटेड, और जो भी करंट और वोल्टेज कैलकुलेट किए जाते हैं वो हमेशा RMS वैल्यू में कैलकुलेट किए जाते हैं। एंड ऑलवेज RMS वैल्यू एंड करंट ऑफ वोल्टेज इज
इज कैलकुलेटेड, यानी अगर पावर ढूंढना है तो एवरेज पावर ही ढूंढना होगा, और वोल्टेज और करंट ढूंढना है तो वो आरएमएस होगा, यानी वोल्टेज करंट के लिए आरएमएस वैल्यू इंपॉर्टेंट है और पावर के लिए एवरेज वैल्यू इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर और थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सर्किट, फेज डिफरेंस और फाई यानी कॉस, पावर फैक्टर कॉस फाई। पहली सर्किट की बात करते हैं, खाली और खाली रेजिस्टर है यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमने देखा है वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं, यानी कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है। इनका पावर फैक्टर कितना होगा, कॉस फाई, फाई का वैल्यू 0, कॉस 0 कितना 1 यानी यूनिटी होगा। ठीक है, किसके लिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए। प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो इंडक्टिव सर्किट में करंट का ऑपोज होता है, करंट पीछे चलता है, वोल्टेज आगे चलता है, वोल्टेज आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है। ठीक है, और इसके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 90 है। पावर फैक्टर की बात करें तो कॉस फाई की बात करें, फाई 90 कॉस 90 0, तो पावर फैक्टर 0 के बराबर होगा, कॉस फाई पावर फैक्टर है। ठीक है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर करता है करंट को। करंट आगे चलता है, वोल्टेज पीछे चलता है, करंट आगे चला, वोल्टेज पीछे चल रहा है। ठीक है, करंट आगे चल रहा है, वापस से फेज डिफरेंस कितना है, 90 का है। पावर फैक्टर की बात करें, कॉस फाई की बात करें, कॉस 90 0, पावर फैक्टर 0 होगा, किसका, प्योर कैपेसिटिव सर्किट का। ठीक है, अब सीरीज एलसीआर की बात करें, सीरीज एलसीआर की बात करें तब तो सीरीज एलसीआर के केस में हमने देखा था ऐसे करके हमने बनाया था, ऊपर वीएल बनाया था, नीचे वीसी बनाया था, यहाँ पे वीआर बनाया था। ठीक है, फिर दो केस लिए थे, ये बड़ा है इससे तो हमारा वी ऐसे जाता था फाई एंगल। ठीक है, फिर ये बड़ा है इससे तो हमारा v ऐसे जाता था फाई एंगल, यानी फेज डिफरेंस v और i के बीच का कितना होता था, फाई होता था, तो फेज डिफरेंस फाई के बराबर है। तो पावर फैक्टर कॉस फाई किसके बराबर था, अगर याद हो तो r/z के बराबर था। ठीक है, अच्छा अब वापस से सीरीज एलसीआर सर्किट की बात करते हैं, लेकिन रेजोनेंस कंडीशन की बात करते हैं। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, सर्किट बिकम्स प्योर रेजिस्टिव, है ना। प्योर रेजिस्टिव यानी क्या, प्योर रेजिस्टिव यानी वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, और फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा, जिससे करके पावर फैक्टर यूनिटी होता है। तो वही देखा था, कॉस फाई कॉस 0, पावर फैक्टर कॉस फाई कॉस 0, कॉस फाई कॉस 0 1 यानी यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ही ये सुंदर सा चैप्टर होता है समाप्त। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।